नमस्कार। इस वक्त जनमत लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज 17 नवंबर है और आज ही के दिन दूसरे फेज का मतदान है, यानी दूसरे चरण का मतदान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर और मध्य प्रदेश के 230 सीटों पर आज वोटिंग करवाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज इन दोनों प्रदेशों में ईवीएम में जो है वो जनता का मत कैद हो जाएगा, बंद हो जाएगा और उसके बाद 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट हमारे सामने होगा कि किसके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े और किसकी सरकार बनने जा रही है इन दोनों प्रदेशों में। इससे पहले आप जानते हैं कि 7 नवंबर को पहली वोटिंग हुई थी, पहला फेज जो था वो सामने था और उसमें मिजोरम और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर खासकर नक्सल प्रभावित एरिया और उधर मिजोरम की 40 सीटों पर वोटिंग हुई थी। तो मिजोरम से लेकर अब मध्य प्रदेश तक ये चुनाव पहुंच चुका है। 5 राज्यों के चुनाव हैं, आप जानते हैं। उनमें से 3 राज्यों के चुनाव की गतिविधियां ज्यादा तेज कह सकते हैं क्योंकि मिजोरम की चाबी जो है वो अब चुनाव आयोग के हाथ में है और किस्मत का पिटारा बंद हो चुका है। दूसरी तरफ इधर छत्तीसगढ़ में भी आज पोलिंग खत्म हो जाएगी और 5 बजे शाम तक, कई जगहों पे 3 बजे तक ही। और उसके अलावा उधर मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं और अलग अलग जगहों से, कुछ जगह वारदात की खबरें और कुछ जगह से ईवीएम की खराबी की भी बातें आ रही हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ साथी भी मौजूद रहेंगे और आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, गुड मॉर्निंग कहता हूं और चाय की चुस्कियों के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मौसम आप जानते हैं कि दिवाली के बाद छठ के पर्व तक जो साथी हमारे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से या पूर्वांचल से देख रहे हैं उनके लिए तो अभी छुट्टी का वक्त है ही। और छुट्टी के वक्त में आप सियासी गर्मा गर्मी और गहमा गहमी का मजा लीजिए हमारे साथ और हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। अभी आगे बढ़े उससे पहले आपको जरूर यह बताना चाहूंगा कि 9 बजे तक चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पर 70 सीटें छत्तीसगढ़ की, वहां पर कितने परसेंट की वोटिंग, और 9 बजे तक, सुबह 9 बजे तक मध्य प्रदेश में कितने परसेंट की वोटिंग। पहले मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश में 11.78% की पोलिंग हो चुकी है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में 5.71% की पोलिंग हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र हैं और बालाघाट में लगभग 14.5%, जो ज्यादा जहां पोलिंग हुई है वो बता रहा हूं, जबकि भोपाल राजधानी है वहां लगभग 8% की पोलिंग हुई है। एक तरफ बालाघाट जहां लगभग 14.5% और भोपाल में सबसे कम लगभग 8%। और भी देखता हूं अगर कुछ और भी, हाँ, हरदा जहां लगभग 15% की पोलिंग हुई है और ऐसे ही नीमच है जहां लगभग 16% की पोलिंग हुई है, 15.71% की पोलिंग हुई है। अपडेट भी करेंगे हम, अपने स्क्रीन पे भी थोड़ी देर में अपडेट कर देंगे और आप तक हम पहुंचाएंगे ताकि मुझे कम बोलना पड़े और आप जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को उन तक हम पहुंचाएंगे ही कि, और आप लोग पढ़ भी पाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ हम छत्तीसगढ़ अगर चलें तो छत्तीसगढ़ में बालोद में अभी तक 5.11%, बलौदाबाजार भाटापारा में 5.98%, बलरामपुर में 7%, ऐसे सबसे कम धमतरी में 4.27% की पोलिंग अभी दिखाई दे रही है और गरियाबंद में 10.5% की पोलिंग है। तो धमतरी अभी तक देख रहा हूं कि सबसे कम पोलिंग वाला नहीं, इससे भी मुंगेली और भी कम है, 3.49%। हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी का ये गृह जिला है, गृह जनपद है मुंगेली, जहां शायद वो हमारे साथी भी पोलिंग के लिए नहीं गए होंगे, इसीलिए इतना कम है 3.49%। लेकिन इससे भी कम है सक्ती, ये जगह 2.69%, अभी तक लगभग 3% की पोलिंग। तो छत्तीसगढ़ में पोलिंग बहुत कम अभी तक और छत्तीसगढ़ से डबल मध्य प्रदेश में पोलिंग, जहां लगभग 12% और छत्तीसगढ़ में 5.6%, 5.71%। ये आंकड़े अपडेट होते रहेंगे और इन आंकड़ों के अलावा आपके सामने कुछ एक और भी दूसरी तरफ आप स्क्रीन में देख रहे होंगे महामुकाबला। किन किन के बीच महामुकाबला है? दतिया जो मध्य प्रदेश में आता है, वहां इंदौर 1 में महामुकाबला संजय शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय के दरमियान है और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र ये भी वही आता है। मध्य प्रदेश के पूरे महामुकाबले के आंकड़े यहां आपके सामने हैं और शिवराज सिंह चौहान के सामने विक्रम बेताल हैं। विक्रम बेताल जो हनुमान बने थे रामायण सीरियल में और वो इनके सामने हैं। विक्रम मस्तान, बेताल कह रहा हूं, बेताल तो विक्रम बेताल आप लोगों ने सीरियल देखा होगा, लेकिन विक्रम मस्तान है।
तो लेकिन विक्रम बेताल ज़्यादा याद आते हैं, क्योंकि एक सवाल और सवाल का जवाब अगर नहीं दिए तो आप समझ सकते हैं कि वो छोड़कर चला जाएगा। ये बहुत अच्छी कहानी है, आप लोगों ने अगर देखी हो, पढ़ी हो इस कहानी को, विक्रम बेताल की कहानी को, नहीं पढ़ी हो तो ज़रूर पढ़िए। ऐसे ही आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ की 15 सीटें हैं जो बहुत ही हॉट हैं, जिसमें पाटन है, अंबिकापुर है। पाटन आप जानते हैं जहां से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के जो हैं वो भूपेश बघेल वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने उनके ही भतीजे चुनाव लड़ रहे हैं, विजय बघेल, और अजीत जोगी जो पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे अमित जोगी भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ ट्रायंगुलर फाइट कहा जा रहा है, लेकिन भूपेश बघेल का पलड़ा बता रहे हैं कि भारी है। अंबिकापुर में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हैं और वो उप मुख्यमंत्री हैं, बाद में उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 2.5 साल की लड़ाई चलती दिखी, लेकिन फिर भी ये मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इनके सामने राजेश अग्रवाल हैं भाजपा के प्रत्याशी। ऐसे ही शक्ति जो है विधानसभा क्षेत्र, यहां से विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के चरणदास महंत लड़ रहे हैं चुनाव, और चरणदास महंत के सामने खिलावन साहू को टिकट भाजपा ने दिया है। और दुर्ग ग्रामीण है जहां से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू चुनाव लड़ रहे हैं, और साहू समाज जो है पिछली बार पूरा का पूरा बम्पर वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में उस समाज ने किया था, लेकिन इस बार क्या ऐसा होगा, कई लोग इस पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उस प्रश्न चिन्ह के साथ आपके सामने एक प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं कि क्या गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के सामने जो कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने ललित चंद्राकर चुनाव लड़ रहे हैं। ललित चंद्राकर ये भाजपा के प्रत्याशी हैं। ऐसे ही रायगढ़ है, व्यापारिक विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ पर रायगढ़ सीट से जो वीआईपी सीट है ये, और यहाँ से ओपी चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। ओपी चौधरी भाजपा के हैं, और ये पिछली दफा रायगढ़ से नहीं बल्कि खरसिया बगल में ही है, वहां से चुनाव लड़ रहे थे। पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, रायपुर के कलेक्टर यानी डीएम रह चुके हैं, और काफ़ी कद्दावर अधिकारी माने जाते थे, रमन सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते थे। और इन्होंने 2018 में अपना जो सरकारी नौकरी अपनी है यानी कि आईएएस की नौकरी वो छोड़ दिए, और अब भाजपा का दामन उन्होंने उसी समय थामा। उस समय हार गए थे, खरसिया से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है कि ओपी चौधरी के सामने जो है कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, और डॉक्टर शक्राजीत नायक हैं वहाँ पे चुनाव उनके सामने, और वो हमेशा से जीतते आए हैं। ऐसे ही खरसिया है जहां से भाजपा अभी तक जीत नहीं पाई है, आज़ादी के बाद से अब तक भाजपा नहीं जीत पाई है। वहीं से ओपी चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार उनको वहां से छोड़कर रायगढ़ आना पड़ा। और लेकिन लखीराम अग्रवाल जो पहले हुआ करते थे, जिनके बेटे अब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बिलासपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका वो गढ़ कहा जाता था। लेकिन खैर ये भाजपा का गढ़ कभी रहा नहीं, जीत नहीं पाई भाजपा। यहाँ से नंद कुमार पटेल हुआ करते थे पहले, उनके बेटे जो हैं वो अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत कुछ अलग अलग जगहों की अलग अलग बातें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बताते रहेंगे, एक एक क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है। इस बीच हमारे साथ दो साथी भी जुड़ रहे हैं, पहले उन दोनों साथियों को ले आते हैं हम स्क्रीन पर, और उसके बाद फिर सीधे चलेंगे कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वोट डालने के बाद, वो भी सुनेंगे। हमारे साथ दो साथी जुड़ चुके हैं, हमारे साथी हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़ गए हैं। दीपक जी आपका स्वागत करता हूं, और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमलेंदु जी आपका भी स्वागत है, और स्वागत, इस्तकबाल, गुड मॉर्निंग आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। आज बहुत बड़ा दिन है, आज लोकतंत्र का पर्व है, लोक पर्व है। इसमें जनमत 2023 लेकर हम आपके सामने मौजूद हैं, हाजिर हैं, और आप तक हम पहुंचा रहे हैं पल पल की रिपोर्ट, पल पल की खबर। महामुकाबला जो हम दूसरे साइड देख रहे हैं, इसको भी जल्दी से जल्दी अपडेट करेंगे, और ऐसे ही अपडेशन आपको मतदान के प्रतिशत में भी देखने को मिलेगी। और चंबल, भोपाल, तमाम जो 0 लिखा हुआ है, टीम को कहूंगा कि जल्दी से जल्दी इन सब चीजों को अपडेट करें। लेकिन उससे पहले आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं कमलनाथ की वो बाइट, कमलनाथ का वो बयान जो वो वोटिंग से पहले या वोटिंग के बाद
लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं, पहले उसको देखते हैं। देखिए, धमतरी, छत्तीसगढ़ के धमतरी में नक्सली हमला हो गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और रायपुर से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर है। हमले में 2 जवान जो हैं वो बाल बाल बचे हैं। ये ब्रेकिंग आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ये ब्रेकिंग जो है यही है कि बाइक पर जा रहे जवानों को टारगेट करके हमला किया गया धमतरी में, और इस हमले में सीआरपीएफ टीम पर नक्सली हमला हुआ है। हमले में 2 जवान बाल बाल बचे हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नक्सली हमला, रायपुर से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी, और ये आप मान के चलिए कि लगभग रायपुर ही है, क्योंकि अब धीरे धीरे राजधानी का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन वहां तक अगर नक्सल, पहले भी ये एरिया नक्सल प्रभावित रहा है, और लेकिन उसके बाद अगर आज हम देख रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति वहां निर्मित हो रही है, वोटिंग के समय ये सब चल रहा है, तो ये दुखदाई है, ठीक नहीं है। आना चाहता हूं जल्दी से इस पर एक कमेंट के लिए डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी, धमतरी के पास नक्सली हमला, सीआरपीएफ के 2 जवान बाल बाल बचे, बाइक से जा रहे थे, उनको टारगेट करके नक्सलियों ने उन पर हमला किया है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि इससे पहले फर्स्ट फेज की जो वोटिंग हुई थी उसमें ऐसे वारदात बहुत ही, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, 2 जगह के एक छोटे छोटे विस्फोट की खबरें आई थी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। और यह पहला चुनाव है जहां नक्सलियों का हमला या प्रभाव बहुत कम दिखाई देता रहा। लेकिन आज क्या कुछ होगा, अभी तो समय के गर्त में है, आगे हम लोगों के पास खबरें आएंगी। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर चाहूंगा। राजू जी, देखिए, नक्सलियों को लेकर लोग किसी भी प्रकार की ऐसी भ्रांति न फैलाएं कि वो कोई बहुत बड़े पैमाने पे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। अब उनकी शक्ति काफी सिमट गई है। अब उन्हें केवल अपनी उपस्थिति का भान कराने के लिए बीच बीच में ऐसी हरकतें करते रहनी पड़ती है। उन्होंने इस चुनाव का बहिष्कार किया था और सरकार ने भी जो कार्यक्रम बनाया था, चुनावी कार्यक्रम, उसमें जितने नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र थे उनका चुनाव पहले करा गया था। लेकिन असली बात यह है कि नक्सली ऐसे कोई कार्यक्रम देखकर हमले नहीं करते, उनको अपनी उपस्थिति बतलानी पड़ती है, इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने तमाम दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि पिछले 20-22 सालों में छत्तीसगढ़ ने इस समस्या को काबू करने के लिए बड़ा काम किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत सारे अन्य राज्यों से जुड़ा है, जैसे उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना हो गया। वो भी सारा एरिया जो है वो एक तरह से नक्सल प्रभावित कुछ क्षेत्र है। वहां से लोग आते हैं, कार्रवाई करके चले जाते हैं। लेकिन आप छत्तीसगढ़ प्रशासन पे, हमारे सुरक्षा बलों पे, पुलिस वालों पे पूरा भरोसा रखें। मैं जानता हूं कि कोई बहुत बड़े कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। पिछले समय भी एक बीजापुर नाम की जगह पे उन्होंने एक छोटा सा बम विस्फोट किया था। अब उनकी ताकत लगातार सिमटती जा रही है। इसके पीछे किसी एक पार्टी को श्रेय देना या किसी को जिम्मेदार ठहराना कोई मतलब का नहीं होगा, लेकिन सामूहिक प्रयास होते रहे हैं और धमतरी का जो है, इसके बावजूद कार्यक्रम जो है चुनाव का निष्कंटक ढंग से पूरा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और ये बड़ी राहत की बात है कि कोई इसमें किसी की जान नहीं गई। अरे अच्छी बात है राजीव जी। बहुत बड़ी बात आप यहां बता रहे हैं। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में पिछले 20 सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये प्रभाव, नक्सलियों का प्रभाव कम होता जा रहा है और ऐसी छिटपुट घटनाएं होती हैं और ये अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए नक्सल एरिया में ऐसी चीजें, ऐसे वारदात किए जाते हैं, करवाए जाते हैं। लेकिन चुनाव प्रभावित नहीं हो रहा है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से, मतदान शांतिपूर्ण तरीके से करवाए जा रहे हैं, आप सब जान रहे हैं। और यही बात यहां हमारे साथी दीपक पाचपोर जी बता रहे हैं। दीपक जी मूलतः मुंगेली के रहने वाले हैं और वहां सबसे कम वोटिंग हुई है। दीपक जी, अभी मैं कह रहा था कि दीपक जी शायद वोट डालने ने, दीपक जी दिखा रहे, थोड़ा इधर लाइए। हाँ, देखिए, दीपक जी ने वोट डाला है, इसलिए थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ गया है, वरना यह और कम होता। देखिए, दीपक जी बता रहे हैं कि ये वोटिंग डाल के पोलिंग के बूथ से लौट रहे हैं और ये अच्छी बात है। और मैं लगातार कहता भी हूं, हम लोग इसी मन से लगातार ये अपील भी करते हैं कि आप लोग अगर जिस एरिया में हैं और आपके एरिया में अगर पोलिंग बूथ है, आप वहां के वोटर हैं, तो जाके वोट डालिए, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो। इस लोक पर्व में, इस लोकतंत्र के पर्व में आप भी भागीदार बनिए और इसका लुत्फ उठाइए। यह ज्यादा जरूरी है। आप अपने हिसाब से अपनी सरकार बनाइए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और दोस्तों, आगे बढ़ें, हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं, आप जान ही रहे हैं। लेकिन दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आप बताइए, फिर कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं उनको भी सुनते हैं। जी दीपक जी। जी, देखिए, ऐसा है कि आज जो था, मेरा प्रथम क्रमांक पर मेरा मतदान हुआ। इसके पहले लोकसभा में जब चुनाव हुआ था 2019 का, उसमें मैंने दूसरे नंबर पर जाके क्रमांक किया, क्योंकि एक महिला को जल्दी थी तो मुझे उसको नंबर देना पड़ा। उसके पहले 2018 के भी चुनाव में मैंने रायपुर से पहले नंबर का मतदान किया।
क्योंकि सारे साल हम सरकारों को कोसते हैं, राजनीतिक दलों को गरियाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम मतदान न कर दें, हमें इस तरीके से सरकारों को गरियाने का नैतिक अधिकार नहीं रह जाता। मैं आपके मार्फत तमाम दर्शकों से जो छत्तीसगढ़ में है, जो मध्य प्रदेश में है, इन क्षेत्रों में है, वे जाएं, मतदान करें, उसके बाद जो है हम सरकारों को गरियाने का, उनसे कान पकड़ के काम कराने का नैतिक अधिकार प्राप्त करें। राजीव जी। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा नैतिक अधिकार किसी के ऊपर उंगली उठाने का तब है जब हम उंगली के ऊपर निशान लगा के आए, जो निशान लगा करके निशान दिखा रहे हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। आज ये पहले वोटर हैं अपने क्षेत्र में, अपने पोलिंग बूथ पे, पहले फर्स्ट वोटर जो वोट डाल के आए हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं दीपक पाचपोर जी हमारे साथी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, और बता रहे हैं कि क्या कुछ करना चाहिए आपको। आप पोलिंग बूथ पे जाइए, लेकिन उसके अलावा आप देख सकते हैं कि मतदान प्रतिशत इधर ग्वालियर में 9%, भोपाल में 13%, सागर अभी अपडेट नहीं हुआ है, जो अपडेशन है हमारे पास। भोपाल में 8%, थोड़ा कहीं 8 कहीं 9, थोड़ा ठीक कीजिए, और शहडोल। तो ये तमाम अपडेशन हमारे स्क्रीन पर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उसके अलावा जल्दी से सुनना चाहते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं कमलनाथ, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। क्या इस आज वहां की जनता, मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ का भविष्य तय कर देगी कि हां वही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर से वो भूतपूर्व ही रहेंगे? ये सब कुछ पता चलेगा 3 दिसंबर को, लेकिन उससे पहले अभी क्या कुछ कह रहे हैं कमलनाथ, सुनिए। मतदान करने जा रहा हूँ जी, पूरा प्रदेश मतदान करने जा रहा हूँ। मुझे पूरे प्रदेश पर विश्वास है कि वे प्रदेश की तस्वीर रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। कितनी सीटों की उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं सर आप? मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूँ। मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ कि बोलूँ इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। सर युवा वोटर्स के लिए क्या बोलेंगे? सर आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा सीट से। नीचे करो मैं लड़ रहा हूँ, मैंने 40 साल से लड़ रहा हूँ। सर मुद्दों को लेकर के अगर हम बात करें सर, क्या कुछ बात बोलेगा मुद्दों को लेकर के अगर हम बात करें? क्या कितने वोटों से इस बार जीत आपकी हो रही है? जो अंदाजा आपका ये सब अंदाज मैं नहीं लगाता, मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। नए जो युवा वोटर उनके लिए क्या कहेंगे, उनके लिए किस तरह का संदेश? मैं नए वोटर्स से तो खास कह रहा हूँ जी, उनका पहला वोट है, बड़े ध्यान से दे, बड़े समझदारी से दे और अपना भविष्य भी सुरक्षित रखें। सर एक बहुत महिला वोटर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो पार्टियां हैं वो भी सामने आ रही है। बीजेपी के पास अब पहले पुलिस, पैसा और प्रशासन था, अभी भी कुछ घंटों तक पुलिस, पैसा और प्रशासन है। पूरी रात, कल पूरे दिन मुझे फोन आए, मुझे तो वीडियो कॉल किसी ने किया शराब बढ़ते हुए, मुझे वीडियोस भेजे शराब और पैसे बढ़ते हुए। पिछली बार आपका हेलीकॉप्टर खूब चर्चा में रहा था, इस बार क्यों चर्चा में? हेलीकॉप्टर में जा रहा था, सबने गया। पैसे और शराब के आरोप लगाए हैं टू व्हीलर में। सर किन इलाकों का आप जिक्र कर रहे हैं? बर्बाद प्रदेश, चौपट प्रदेश। तो सुन रहे थे आप कमलनाथ को। कमलनाथ पोलिंग के लिए अपनी बात बता रहे हैं, और ये महामुकाबला है आज का, और इस मुकाबले में कौन जीतता है, कौन हारता है, बाजी किसके हाथ आएगी, ये हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आज नहीं, 3 तारीख को, 3 दिसंबर को। उससे पहले आज के इस 2 राज्यों के चुनाव के बाद आप जानते हैं कि राजस्थान में भी 25 तारीख को चुनाव है और 30 तारीख को तेलंगाना में मतदान। लेकिन उससे पहले जो कुछ चल रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को, कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव? अमलेंदु जी। राजीव जी, मुझे लगता है ये चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इन राज्यों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, चूंकि आने वाले 5 वर्षों का राज्य की क्या स्थिति होगी, किस दिशा में राज्य जाएगा, क्या वहाँ की नीतियाँ होंगी, ये सब तय करने का समय तो है ही। लेकिन इसके साथ साथ ये लोकसभा के चुनाव की भी एक पूर्व पीठिका, आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव जो 2024 का होना है उसकी क्या दिशा होगी, थोड़ा सा उस दिशा को भी ये चुनाव जो है कुछ ना कुछ तय करेंगे। इसलिए इन चुनाव का काफ़ी ज़्यादा महत्व बन जाता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो 2 प्रमुख बड़े दल हैं देश के, उन दोनों के लिहाज से भी इन राज्यों के चुनाव का खासतौर से महत्व है। इन दोनों राज्यों का तो है ही, जो आज जिनमें चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, दोनों में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अपनी सरकार बचा के रखनी है,
भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो सरकार कांग्रेस से छीनी थी उसको उसे बचा के रखना है और कांग्रेस को उससे वो सरकार फिर से वापस लेनी है। तो इसलिए दोनों के लिए ये जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोनों के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस महत्वपूर्ण किसके लिए कितना ज्यादा है ये तो जनता तय करेगी। तो आज जनता के ऊपर जो निर्भर करता है कि वो दोनों राज्यों में किसको चुनती है और किसके लिए जो है वो अपना भविष्य निर्माता तय करती है। तो अब ये जनता को तय करना है और जनता वही तय करेगी जो दीपक जी कह रहे हैं कि जो उंगली दिखा करके निशान वाला जो है, तो जिसने जो निशान लगा के आएगा वही जो है इस भविष्य निर्माता बनेगा। तो इसलिए जिन लोगों को भविष्य निर्माता बनना है इन राज्यों में, वो जाकर के पहले अपनी उंगली पर निशान लगवाएं और उसके बाद जो है फिर अपने भविष्य की जो है वो जो तय किया है उसको परिणाम देखें कि उन्होंने जो चुना था अपना भविष्य वो उनके हाथ में आता है कि नहीं आता है। जी राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भविष्य तय आपके हाथ में है, भविष्य तय करना आपके हाथ में है। और आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आप अगर बिलोंग करते हैं और वहां के मतदाता हैं तो जरूर अपने मतों का प्रयोग कीजिए। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर पोलिंग हो चुकी है 7 नवंबर को, और आज 17 नवंबर को बाकी बचे हुए 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि 230 सीटों पर आज पूरी की पूरी 230 सीटें उस पर पोलिंग हो रही है। बहुत लोगों की किस्मत आज दांव पे है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में 7 सांसद मैदान में उतारे गए हैं और उधर छत्तीसगढ़ में 4 सांसद मैदान में उतारे गए हैं। चारों के चारों सांसद जो हैं छत्तीसगढ़ में वो भी आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनकी किस्मत ईवीएम के पिटारे में बंद होने वाली है। और दूसरी तरफ इधर हम मध्य प्रदेश में भी वही देख रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का भविष्य क्या होगा? 5 साल का कार्यकाल नहीं बल्कि 15 साल का कार्यकाल पहले बिताने के बाद 2018 में वो उनकी सरकार नहीं बन पाई, मगर 13-14 महीने बीतते बीतते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से दगाबाजी की और 22 विधायकों के साथ वो पहुंच गए। पाला उन्होंने बदल लिया, बीजेपी चले गए। ये सब कहानी आप जानते हैं। ऐसा ही हाल कुछ हुआ था उधर कर्नाटक में भी। कर्नाटक में जो कुछ हुआ था उसके बाद कर्नाटक की जनता ने बता दिया कि हमको बम्पर वोटिंग करनी है, जिसके भी पक्ष में करना हो, और ऐसे छीनी हुई सरकार हमको नहीं बनवानी। क्या मध्य प्रदेश में भी छीनी हुई सरकार को सबक सिखाई जाएगी? क्या वहां की जनता सबक सिखाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आज मिल जाएगा। आज जनता अपना जवाब पोलिंग बूथ पे जाकर और ईवीएम में कैद करके बंद करके 3 तारीख का इंतजार हम लोगों को रहेगा। लेकिन इसके अलावा इधर छत्तीसगढ़ में क्या कुछ चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, ये भी सुनेंगे। भूपेश बघेल के अलावा वहां के डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है ये भी देखेंगे। तो बहुत कुछ अभी इस कार्यक्रम में हम आपको आप बताने वाले हैं, आप तक पहुंचाने वाले हैं, ये सब आप देखेंगे। एक बार फिर से आना चाहता हूं, जरा भूपेश बघेल को पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे अपील कर रहे हैं लोगों से कि वोट देने के लिए जाइए, और उसके अलावा क्या कुछ है, सुनिए जरा। सर आज दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है सर। बची हुई 70 सीटों के आज मतदान होना है और ये प्रजातंत्र का महापर्व है। और छत्तीसगढ़ में पर्व मनाने की परंपरा है। हम हरेली मनाते हैं, तीज मनाते हैं, छिरछेरा मनाते हैं, होली और दीपावली भी मनाते हैं। और ये दीपावली पर्व तो भगवान राम जब लंका विजय करके आए थे तो दीपोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। और भगवान राम का तो ननिहाल है, माता कौशल्या की मायके है, तो एक खुशी हमारे लिए बहुत बढ़ जाती है। और हमारे छत्तीसगढ़ है, वो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उत्सव धर्मी लोग हैं। कोई महीना, कोई पखवाड़ा नहीं जाता जिसमें कोई न कोई तीज त्योहार हो। प्रकृति के साथ मस्त रहने वाले लोग, उन्मुक्त जीवन जीने वाले लोग, आज आप मतदान करेंगे तो इस आपके एक वोट किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, युवाओं के भविष्य तय करेगा। छत्तीसगढ़ किस रूप में आगे बढ़ेगा ये भी आप इस मतदान से तय होगा। तो साथियों, मतदान करने अपने घर से अवश्य निकलिए, मतदान केंद्र पहुंचिए और मताधिकार का प्रयोग करें।
और छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने के लिए आप मतदान करें। सर, किन मुद्दों पे आज जनता, छत्तीसगढ़ की जनता वोट करेगी सर, क्या लगता है? छत्तीसगढ़ की जनता मतदान करेगी। जो किसान हैं वो ऋण माफी पे 3200 रुपया क्विंटल धान खरीदे पे और 20 क्विंटल धान पे मतदान करेगी। जो हमारे लघु वनोपज संग्राहक है, तेंदुपत्ता संग्राहक है, वो 6000 रुपये प्रति मानक बोरा के दर से जो खरीदी की घोषणा हमने की है और 4000 रुपया बोनस प्रति वर्ष। तो युवा है और छात्र हैं जो वयस्क हो चुके हैं, वो केजी से लेके पीजी तक फ्री एजुकेशन पूरे देश में पहली बार हो रहा है, इसलिए मतदान करेंगे। और मजदूर है, पूरे देश में पहला राज्य छत्तीसगढ़ जिसमें 7000 रुपये वार्षिक हम दे रहे थे, अब 10,000 उसको मिलेगा, इसलिए मतदान करेंगे। और महिलाएं हैं जो स्वावलंबन की ओर छत्तीसगढ़ में हमारी माताएं बहनें बढ़ रही है, अब वो सालाना 15,000 रुपया उसको छत्तीसगढ़ गृहलक्ष्मी योजना के लिए मतदान करेगी। तो सुन रहे थे आप, देख रहे थे यहाँ क्या कुछ कह रहे थे भूपेश बघेल। भूपेश बघेल अपील कर रहे हैं लोगों से क्यों मतदान करने जाएं। जब पूछा पत्रकार ने तो उन्होंने कहा कि यहाँ इसलिए मतदान करने जाएं क्योंकि छत्तीसगढ़ किसानों की ऋण माफी से लेकर यानी कर्ज जो उन्होंने बैंकों से लोन लिया है उसकी माफी से लेकर धान की खरीदी 3200 रुपये, पीजी केजी से पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त में सरकारी स्कूलों में, और इसके अलावा बहुत कुछ महिलाओं के लिए और एक परिवार के लिए जो कुछ होना चाहिए ये सब कुछ यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार और खासकर कांग्रेस पार्टी यहाँ अपने वादे अपनी गारंटियों में कह रही है। इसीलिए आप मतदान के लिए जाइए, ये बात कह रहे थे यहाँ भूपेश बघेल। और दूसरी तरफ उनके सामने खड़ी है भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी, जो चाह रही है कि किसी भी तरह जुगत में है कि सरकार में वापस आ जाए। 15 साल की उसकी सरकार थी और वहां रमन सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे। लेकिन कमलनाथ को भी आपने सुना, कमलनाथ भी अपील कर रहे थे, अभी आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। कमलनाथ उधर मध्य प्रदेश में चाह रहे हैं कि 14 महीने की उनकी सरकार जो गिरा दी गई थी, छीन ली गई थी उनसे, उस सरकार को फिर से वो वापस पाना, यानी कि अब जनता के दरबार में है वो, और जनता माफी चाहूंगा उनके लिए बम्पर वोटिंग कर दे। और राहुल गांधी कह चुके हैं कि हम यहां पर कांग्रेस के पक्ष में तूफान है और उस तूफान में 145 से 150 सीटें आ सकती हैं। क्या ऐसा होने जा रहा है? लेकिन दूसरी तरफ उधर ग्वालियर चंबल में क्या हाल है, सूरत हाल, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और हमारे साथ दो साथी मौजूद हैं, हमारे दीपक पाचपुर जी हमारे साथी, और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी। अभी आप दोनों की बातें सुन रहे थे और बीच बीच में हम आप तक तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। आप देख रहे हैं मतदान के प्रतिशत का अपडेट, मध्य प्रदेश के अपडेट्स हैं ये दोनों साइड में, चाहे महामुकाबला हो या मतदान का प्रतिशत हो। हमारे साथ गजेंद्र इंगले जी जुड़ गए हैं सीधे। गजेंद्र जी, इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं जनमत में आपका, और आपसे समझना चाहता हूं किस पोलिंग बूथ पे आप हैं और क्या कुछ सूरत हाल है वहां का। तो गजेंद्र इंगले जी के पास आएंगे, आवाज शायद नहीं जा रही है। मैं सुन पा रहा हूं मैं। जी गजेंद्र इंगले जी, क्या हाल है उधर का और किस पोलिंग बूथ पे हैं आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं बहुत ही महत्वपूर्ण पोलिंग बूथ पर हूं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी वजह से 2020 में जो है वो कांग्रेस की सरकार गई थी मध्य प्रदेश में, वो यहाँ से मतदान करते हैं। ये एएमआई शिशु मंदिर है ग्वालियर में, जयविलास पैलेस जो सिंधिया जी का महल है उसके पास का पोलिंग बूथ है ये। और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले हैं जो मतदान करेंगे। ऐसी सूचना है कि वो केवल मतदान करने के लिए अभी 10:30 पे फ्लाइट से आएंगे और 11:30 पे फ्लाइट से वापस हो जाएंगे। और बाकी मैं आपको बता दूं, सुबह से कुछ और मतदान केंद्र भी हैं जो कि ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के हैं, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के हैं, उनका मौका मुआयना भी मैंने किया है। वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और मतदान में काफी रुझान देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र मुझे मिले जहां पर सुबह सुबह ही 20-25% तक मतदान हो चुका था। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिस क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं, ग्वालियर चंबल क्षेत्र जो डिसाइडिंग फैक्टर माना जा रहा है, यहाँ पर आप देखिए कि भाजपा ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया था। प्रचार प्रसार में सभी लोग वहां से आए हुए थे, बड़े बड़े मंत्री और सभी ने यहाँ पर सभाएं की थी। शिवराज जी के भी फोकस में था और सिंधिया जी तो यहाँ थे ही। सिंधिया जी ने एक दिन पहले ही काफी बड़ा भी किया।
लेकिन उस सबके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बहुत मुकाबला कड़ा है और कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा जो है बहुत एक्चुअली ध्यान रख रही है कि यहाँ से कैसे भी उनको जीत मिले। अब जो भी अभी मतदान होगा उसके बाद चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये पूरा क्षेत्र है, इसमें एक दो जिले ऐसे भी हैं जैसे आपका मुरैना और भिंड जिला हो गया, वहां पर संवेदनशील क्षेत्र काफी हैं। और अभी सुबह ही एक सूचना आई थी, मैं आपको बता दूं कि दिमनी क्षेत्र जहां से नरेंद्र सिंह तोमर खड़े हुए हैं केंद्रीय मंत्री, वहां की सूचना थी कि वहां पर गोलीबारी भी हुई, साथ में पथराव भी हुआ। और मैं आपको बताऊं कि वहां पर ये सूचना आ रही है कि एक दिन पहले ही, पिछली रात ही वहां के लोगों ने, कुछ गांव के लोगों ने पुलिस को और प्रशासन को सूचना दी थी कि हमको इस तरह की धमकी दी गई है कि यदि आप फला फला व्यक्ति को मतदान नहीं देते हैं तो आपका पथराव किया जाएगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा। और पुलिस प्रशासन को सूचना होने के बाद भी वहां पर आप देखिए कि सुबह सुबह पथराव हो गया। तो एक तरह से ये प्रशासन का फेलर माना और वहां के वोटर्स को कहीं ना कहीं डराने की कोशिश की गई है। तो इस तरह की घटनाएं मुरैना में, भिंड में आम होती हैं, शाम तक देखना होगा। वैसे हम आशा करते हैं कि इस तरह की घटनाएं और नहीं आए। और अभी मैं आपको बता दूं कि कुछ ही देर में यहाँ पर जिस क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं, जिस पोलिंग बूथ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे और यहाँ से मतदान करेंगे। अभी और कुछ क्षेत्रों में भी हम गए थे, कुछ युवाओं में बहुत उत्साह है। सबसे बड़ी बात मैंने देखी, कुछ विजुअल्स भी आपको मैंने भेजे हैं, युवाओं में काफी उत्साह है। नए वोटर्स जो पहली बार आए हैं, मैंने देखा कि सुबह सुबह उनमें इतना उत्साह था कि सबसे पहले वे लोग वोट करने पहुंच गए थे। और काफी सारे बुजुर्ग जो थे वो भी वोट करते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं इस बार उत्साह काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की संभावना भी मुझे नजर आ रही है। जी राजीव जी, कुल वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की संभावना ऐसे भी दिखाई दे रही है क्योंकि लगभग 12% 9 बजे तक वोटिंग हो चुकी है, 7 बजे से वोटिंग और 2 घंटे में 12% की वोटिंग अगर मध्य प्रदेश में, तो ये आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल उसी दिशा में पोलिंग प्रतिशत को जाते हुए हम देख रहे हैं। और आप जुड़े हुए हैं इस वक्त ग्वालियर के एक उस पोलिंग बूथ से जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया थोड़ी देर बाद आकर वोटिंग करेंगे। यह समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि जिनके कारण कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार गिर गई थी, वो आज आकर जब वोट डालेंगे तो उनके जहन में क्या होगा? क्या वो जो करके गए, कांग्रेस से दगाबाजी करके गए और उसके बाद परिस्थितियां बदल गई वहां की, फिर से शिवराज सिंह सरकार बन गई, यानी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए, क्या शिवराज सिंह चौहान की जो मुख्यमंत्री का जो पद है उस पद को वो बरकरार रख पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन जब यहां देखा जाता है, गजेंद्र इंगले जी, आपने कई लोगों से बात की होंगी, युवाओं से बात की होगी आपने, बातचीत में क्या बोलते हैं युवा, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ग्वालियर चंबल में क्या कुछ कहा जा रहा है? जरा आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि आप पूरे प्रदेश को अच्छी तरह से खंगाल चुके हैं, घूम चुके हैं। इस चुनाव प्रचार अभियान के दौरान आपने कई जगहों पर जाकर देखा, समझा और आपकी पल पल की रिपोर्ट जो आती थी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं। जरा आपसे समझूं कि इधर के जहां आप खड़े हैं या ओवरऑल क्या कुछ कहते हैं लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में? देखिए, चाहे बात हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की करें या किसी भी बड़े नेता की करें, मैं काफी सारे सभा क्षेत्र जैसे आप जानते हैं, चाहे वो महाकौशल हो, चाहे विंध्य हो, चाहे यहाँ का ग्वालियर चंबल क्षेत्र हो, चाहे मध्य प्रदेश का जो मध्य क्षेत्र है, आपको मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही सुखद स्थिति मुझे दिखाई दी लोकतंत्र के लिए कि जो ज्यादातर जनता से मैंने बात करी, वोटर्स से बात करी, वो वोटर्स किसी बड़े नेता के नाम पर वोट देना नहीं चाह रही, वो अपने प्रत्याशी को देख रही है कि प्रत्याशी उसके क्षेत्र में उसकी किस तरह की जो नीति रही है, उसने किस तरह के काम किए हैं, किस तरह की छवि है। तो यहाँ ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसको अपन इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य को कह लें या किसी को भी कह लें, तो बड़े चेहरों को हमें नकार दिया है और जनता केवल जो है वो अपने मूलभूत जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं और क्षेत्रीय उनका जो प्रत्याशी है उसके नाम पर या उसके चेहरे पर वोट करने वाली है। ये मुझे ज्यादातर क्षेत्रों में दिखाई दिया। और बाकी अपन और भी यदि बात कर लें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना बड़ा फैक्टर होने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितना भी जगह पर अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक भी खड़े हुए हैं, तो वहां की जनता का भी ये कहना था कि समर्थक को कैसे बचाएंगे जो अपनी सीट न बचा सके। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। जनता इस रही है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी खुद की सीट को पिछले लोकसभा चुनाव में नहीं बचा सके थे, वो अपने समर्थन से दूसरे किसी प्रत्याशी को कैसे जितवा सकते हैं। अभी मैं बता दूं आपको कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र जो कि मराठा बहुल्य है और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मराठा हैं, तो वहां पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ा है मराठा वोटर्स को कन्विंस करने के लिए वो वोट दें।
लेकिन फिर भी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। काफी सारी ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, काफी सारे ऐसे चीजें देखने को मिल रही हैं कि मराठा वोटर भी वहां पर जो है वो बटा हुआ है और कांग्रेस की तरफ भी इंक्लाइंड है। तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर जब उनके समाज के ही वोटर्स को कन्विंस नहीं कर पा रहा है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि और ज्यादा और कई सीटों पर जहां पर लोग मानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक खड़े हुए हैं, वहां पर मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया मैजिक चलने वाला है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया मैजिक नहीं चलने वाला है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अब मैजिशियन रह गए हैं या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। 2018 का चुनाव एक अलग चुनाव था, लेकिन 2023 का चुनाव, उस क्षेत्र का चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पाला बदल चुके हैं। और इस पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी, खासकर प्रियंका गांधी ने परसों जोरदार हमला बोला था ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। प्रियंका गांधी ने जो हमला बोला था उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पलटवार किया, खासकर एक्स पर ट्वीट करके। लेकिन ये वार पलटवार चलता रहता है और आज अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट करके लोगों से अपील की है और कह रही हैं कि आज चुनाव है और मुझे पूरा यकीन है कि मध्य प्रदेश की जनता घोटालों, चिकनी चुपड़ी झूठी बातों, लोगों को आपस में ही लड़ा देने की साजिशों और कुर्सी को जागीर समझने वाली मानसिकता को करारा सबक सिखाएगी। जनता हमें असीम स्नेह और समर्थन दे रही है। उसे इस बात की तसल्ली है कि 18 सालों का कुशासन समाप्त होने वाला है और मध्य प्रदेश में सच बोलने वाली, लोगों की बात सुनने वाली, प्यार और अमन चैन के रास्ते पर चलने वाली कांग्रेस सरकार आने वाली है। लेकिन आपके प्यार का अंदाज साधारण बहुमत से न लगेगा। हमारी सरकार को प्रचंड और संपूर्ण जनादेश चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां लिख रही हैं प्रियंका गांधी कि आपके प्यार का अंदाज साधारण बहुमत से न लगेगा। हमारी सरकार को प्रचंड और संपूर्ण जनादेश चाहिए, जिसकी आहट स्वयं आपके प्रेम और उत्साह से ही मिल रही है। आज अपने मन के तूफान को वोटों में बदल दीजिए। आज अपने मन के तूफान को वोटों में बदल दीजिए। हमें इतनी ज्यादा सीटें जिताकर विधानसभा भेजिए कि कोई हमारी आपकी सरकार चुरा लेने या अगवा कर लेने का सपना भी न देख सके। मुझे पता है आप में ये शक्ति है। ये कह रहे हैं प्रियंका गांधी। क्या मायने निकाला जाए इसका? गजेंद्र इंगले जी, अगर सुन रहे हो आप तो गजेंद्र इंगले जी, प्रियंका गांधी का जो ट्वीट है ये बहुत मायने रखता है और कह रही हैं कि आप इतना वोट दीजिए, इतनी सीटें दीजिए हमें कि कोई हमारी सीटों को, हमारे वोट को, हमारी सरकार को न तो चुरा पाए और न ही अगवा कर पाए। ये सीधा सीधा आज भी हमला ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही तो है। देखिए बिल्कुल, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया पे तो हमला है ही, लेकिन सीधा सीधा मैसेज कांग्रेस को भी है और भाजपा को भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी 2018 में, लेकिन कहीं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और उनके समर्थक थे, उनके जाने की वजह से ही वह सरकार गिरी थी। तो अभी अपन देखें तो कहीं कहीं अंदरूनी जो है वो कांग्रेस को भी शायद थोड़ा सा डर होगा कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि सीटें बॉर्डर पे आए और कुछ खरीद फरोख्त फिर शुरू हो जाए, क्योंकि भाजपा के पास पैसे की कमी नहीं है। इसके लिए कुछ वीडियो आप देखेंगे कुछ दिनों पहले भी आ चुके हैं, जिसमें 100 करोड़, 500 करोड़, 10,000 करोड़ तक की बात चल रही थी। तो जब इतना पैसा इधर उधर से आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं चुनाव में भी उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसकी भी बातें जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चल रही है। और दूसरी बात है कि आप देखिए कि ये जो प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में एक वॉर शुरू हुआ है, आज से पहले नहीं देखने को मिला। कहीं ना कहीं आप देखिए पिछली बार भी प्रियंका गांधी जब ग्वालियर में आई, उन्होंने काफी सारी मुद्दों पे चर्चा की थी, लेकिन उन्होंने सिंधिया पर कोई हमला नहीं किया था। लेकिन अभी शायद समझ में आ चुका है कि सिंधिया पे भी हमला जरूरी है, क्योंकि सही उनको नुकसान हुआ था। दोनों के बीच में जो वॉर चला है, एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, उससे भी काफी मामला गरमाया हुआ है। लेकिन इससे एक सीधा मैसेज भी पब्लिक के बीच में जाता है, क्योंकि देखो पब्लिक को भी समझ में आना चाहिए कि कहीं किसी भी पार्टी के साथ गलत हुआ है, यदि कांग्रेस को लगता है कि उनके साथ गलत है, तो वो कहीं ना अब सिंधिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। अदरवाइज वो यही सोचते थे कि इतना बड़ा काम होने के बावजूद भी, इतना बड़ा विश्वासघात होने के बाद भी, चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, वो सीधे सिंधिया पे कोई हमला नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो देखने को मिला है, इससे अब पब्लिक में भी ये मैसेज जा रहा है कि अब आमने सामने की लड़ाई है और कांग्रेस कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। और इस तरीके से हम देखेंगे जो सिंधिया पे जो हमला हुआ है,
जो आपने देखा होगा कि ट्वीट भी हुआ है, उसके बाद में ये बात कही जा रही है कि ज्यादातर जो है अभी इतनी सीटें जिता के दी जाए। तो देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि कई बार हम भाजपा के भी कुछ लोगों के बीच में बैठे थे, तो वहां उनको ये दिखाई दे रहा था कि हम जीतने वाले नहीं हैं, हम कुछ सीट पीछे रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मजाक में ले या कहीं से उनको सूचना मिल रही होगी तो वो लोगों ने ऐसा भी कहा कि लेकिन हम लोग सरकार तो बना ही लेंगे। आपने देखा होगा कि दतिया में भी एक जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र से हमने बात की थी, तो उसने यही कहा था कि एन के एन प्रकार हम अंत में सरकार बना लेंगे, लेकिन खरीदी हुई सरकार को उसने नकार भी दिया था, उसने उसको स्वीकार तो नहीं किया था। लेकिन इस तरह की भाजपा के बीच में बातें हैं कि सीटें कम भी आती हैं तो भी हम सरकार बना लेंगे, तो खरीद फरोख्त की तैयारी शायद अंदरूनी लेवल पे हो चुकी होगी, और शायद हो सकता है कि प्रियंका गांधी तक भी इस तरह की कुछ ना कुछ सूचनाएं गई हों, इसलिए उन्होंने इस तरह का ट्वीट जो है वो किया है। अब ये देखना होगा कि क्या वास्तव में, क्योंकि देखिए अभी जितने भी क्षेत्र में अपन गए हैं तो रुझान तो ऐसे ही आ रहे हैं कि कांग्रेस काफी सीटों पे बढ़त बनाई हुई है और 130-140 सीटें आ जाती हैं तो उसके बाद इस तरह की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य हो जाएंगी, क्योंकि देखिए लोगों को खरीदना आसान हो सकता है लेकिन 40-50 सीटें आप नहीं खरीद सकते। तो शायद प्रियंका गांधी का भी यही मैसेज है कि इतना क्लीन, इतना सही बहुमत दिया जाए कि कहीं से भी कोई गुंजाइश किसी तरह की न बचे। और ये इस तरह का मैसेज पहले से भी पब्लिक में था, लेकिन अब प्रियंका जी के ट्वीट के बाद ये मैसेज और मजबूत हो जाएगा और मुझे लगता है कि ये जो अंतर है दोनों की जो सीट मिलने वाली है उस अंतर में और इजाफा हो सकता है। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, प्रियंका गांधी ने अपील करके जो बात यहां कही है, जो ट्वीट करके अपनी बात रखी है जनता के बीच, उस अपील के बहुत सारे मायने हैं और उस मायने को समझा रहे हैं हमारे साथी गजेंद्र इंगले, सीधे पोलिंग बूथ, उस बूथ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहां थोड़ी देर बाद आने वाले हैं वही इंसान जिसके बारे में कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। प्रियंका गांधी ने जब परसों बोला था कि हमारी सरकार चुरा ली गई, चुराने वाला कौन है उसका जिक्र कर रही थी, वही बात आज कह रही हैं कि आप इतनी बम्पर जीत हमको दिलवाइए, इतनी ज्यादा सीटें दीजिए कि कोई हमारी सरकार को ना अगवा कर पाए न चुरा पाए। छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात यहां प्रियंका गांधी कह रही हैं और अलग अलग ट्वीट्स, अलग अलग विजुअल्स आ रहे हैं। आपके पास कुछ और विजुअल्स दिखाना हम चाहेंगे, कुछ और बातें, कुछ और क्या कुछ चल रहा है वो भी समझाना दिखाना चाहेंगे। और इस बीच आप देख रहे हैं कि कहां कितने प्रतिशत मतदान, उन मतदान के प्रतिशत को भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, रख रहे हैं स्क्रीन पर और आप वो देख ही रहे हैं। हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, एक बार आपके पास आना चाहता हूं और मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, अमलेंदु जी, क्या आपको लगता है कि कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ था? कर्नाटक की जनता ने सबक सिखाने में थोड़ी सी भी देर नहीं की और हम लोग देख लिए कि कर्नाटक में बम्पर सीटें आई कांग्रेस के पक्ष में, बम्पर जीत के साथ कांग्रेस सरकार में अभी है। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में, और जैसा गजेंद्र इंगले जी कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी वही होने जा रहा है? राजीव जी, लग तो रहा है कि मध्य प्रदेश में वही होने जा रहा है, क्योंकि 9 बजे तक का जो टर्नआउट आया है मध्य प्रदेश का, वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके से वोटिंग हो रही है वो कर्नाटक पैटर्न यहाँ दिख रहा है। दूसरा, अभी मैं देख रहा था, एक खबर आई है कि मुरैना में हरियाणा से 19 बाउंसर जो है रेलवे स्टेशन पर उतरे, उनको गिरफ्तार किया गया है और 151 की कार्रवाई करके उनको ट्रेन से वापस भेज दिया गया है। और जिस समाचार पोर्टल पर एक खबर है वो कह रहा है कि लगभग 1000 बाउंसर जो हैं हरियाणा के वो मुरैना में छुपे हुए हैं। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि बाउंसर जो है कौन बुलाया होगा और क्यों बुलाया होगा और क्या आवश्यकता पड़ गई इन बाउंसर्स की। तो ये भी एक संकेत साफ है कि आप जो है भिंडो मुरैना में अगर हरियाणा से बाउंसर भेज रहे हैं तो आप क्या स्थितियां पैदा करना चाहते हो, वहां किसकी स्थिति खराब होगी जो बाउंसर्स की आवश्यकता पड़ रही है बुलाने की। तो ये इस खबर के माध्यम से एक संदेश जो है मैं जो निकाल पा रहा हूँ वो निकाल पा रहा हूँ कि इसका मतलब सूचनाएं जो हैं वो किस तरीके की आ रही हैं और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं या जो सत्ता में जमे हुए लोग हैं उनके पास भी जो सूचनाएं हैं वो क्या सूचनाएं आ रही हैं, तो उससे निपटने के इंतजाम जो है वो चुनाव से पहले कुछ किए जा रहे हैं और हो सकता है चुनाव के बाद के लिए भी कुछ तैयारियां की जा रही हैं इस तरीके की। जैसा कि कल प्रकाश हिंदुस्तानी जी अपने न्यूज पॉइंट में शाम थे तो कह रहे थे कि वो जो चुनाव से पहले की तैयारियां होती है कुछ उस तरीके से की जा रही है, कुछ खास लोगों को जो है कुछ उपहार देने की चीजें। तो ये जो चीजें चल रही है इससे ये साफ जाहिर पड़ता है राजीव जी कि मध्य प्रदेश जो है वो कर्नाटक के रास्ते पर जा रहा है और ये संदेश भारतीय जनता पार्टी में साफ साफ कहूं उसको है, ये संदेश ऐसा लगता है। अब बाकी तो जनता के ऊपर है कि वो किसको समर्थन दे रही है किसको समर्थन नहीं दे रही है, लेकिन जो सूचनाएं आती हैं और जिस तरीके से
चीजें सामने आती हैं, खबरें आती हैं, उसके आधार पर अगर एक अनुमान लगाया जाए तो अनुमान यही लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल सीधे सीधे कर्नाटक के रास्ते पे जा रहा है। मध्य प्रदेश की जनता भी अभी कह रही है कि जो दल बदल करने वाले लोग हैं उनको एक सबक सिखाया जाना है। और राजीव जी, ये सिर्फ कर्नाटक में नहीं, पिछले कई चुनावों में हमने देखा है कि जो दल बदल करके लोग चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद फिर जो उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है, उस पार्टी खराब होती है जो उनको शामिल करती है। तो ये चीजें जो सामने आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश से भी संदेश जो है वो शायद ये जा रहा है। और जिस तरीके से खबरें आई कि कल शिवराज सिंह चौहान ने जो अपना एक खाली कर दिया है और खुद ही अपने लिए जो है एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए बंगला होता है उसमें जा करके वो मतलब एक तरीके से शिफ्ट हो गए हैं। तो ये सारी खबरें जो है मतलब वो कुछ संदेश देती हैं, मतलब बिटवीन द लाइंस जो है, जो पढ़ना जो होता है, तो बिटवीन द लाइंस जो चीजें पढ़ी जा सकती हैं वो यही पढ़ी जा सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी ये समझ रही है और जनता भी जो इस बात पे है कि कर्नाटक के रास्ते पे मध्य प्रदेश का चुनाव जो है वो जा रहा है। और आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने अभी जो ट्वीट किया, जो आपने पढ़ करके सुनाया, ये भी एक साफ संदेश मध्य प्रदेश की जनता को देने का किया गया है कि कर्नाटक जैसी स्थिति पैदा कर दो मध्य प्रदेश में भी, ताकि मध्य प्रदेश में जो है फिर से इस तरीके का काम जो पहले हुआ वो कोई ना होने पाए। और इसीलिए प्रियंका गांधी ने आखिरी समय में आकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर जिस तरीके से बहुत जोरदार हमला किया और तिलमिला गए ज्योतिरादित्य सिंधिया जिससे पूरी तरीके से, वो यही संदेश देने की कोशिश थी कि अब सिंधिया जी को ताकत दो ही मत, या किसी और को इतनी ताकत दो ही मत कि वो जो है आगे चल करके कोई इस तरीके का काम कर पाए और इनको सबक सिखाओ। मुझे लगता है कि ये सीधा संदेश प्रियंका गांधी ने दिया, वो लोगों के मन में उतरा है और जितनी सरल भाषा में दिया। मतलब जो एक सेंटेंस कहा कि कदम छोटे महाराज लेकिन अहंकार में वाह वही वाह, तो यानी कि इतना जबरदस्त उन्होंने जो प्रहार किया ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर, जिसे कहा जाए, उसका असर काफी कुछ हुआ है। वो सीधी बात जो है लोगों के मन में उतरी है। और जो क्षेत्र में कहा जाता है कि सब महाराज जो है वो घमंड में बहुत रहते हैं और जनता से सीधे सीधे जो है बात नहीं करते हैं सीधे मुंह से, तो मुझे लगता है कि जनता के मन में ये बात कही है कि हाँ महाराज का घमंड जो है बहुत ज्यादा है। तो इस ये घमंड जो है, मुझे लगता है कि उस घमंड का मर्दन करने के लिए जो है उस क्षेत्र की जनता जो है वो काफी कुछ बाहर निकलेगी, इसका कुछ असर देखने को मिल सकता रहता है। जी बिल्कुल, असर देखने को मिल सकता है। इस वक्त असर जो है वो जनता के मतदान का हम देख रहे हैं। और एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में पोलिंग हो रही है 230 सीटों पर, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर पोलिंग हो रही है, मतदान हो रहा है। और वोटिंग के दौरान क्या कुछ चल रहा है उस पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं अलग अलग जगहों से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप देखे, गजेंद्र रिंगले सीधे ग्वालियर से, और वहां उसी पोलिंग बूथ से जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया थोड़ी देर बाद वोट देने के लिए आएंगे। और सिर्फ वोट देने के लिए ही वो आ रहे हैं, प्लेन से आएंगे, वोट देंगे और फिर प्लेन से वापस चले जाएंगे। ऐसे भी वो प्लेन के मिनिस्टर हैं, और उस प्लेन के मिनिस्टर हैं जो प्लेन सरकार का है ही नहीं। खैर छोड़िए इस बात की यहां चर्चा हम ना करें, लेकिन चर्चा ये जरूरी है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज पूरी वोटिंग हो जाएगी। इसके बाद दोनों जगहों पर, यानी दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले गहमा गहमी का माहौल रहा। उस गहमा गहमी के माहौल में क्या कुछ रहा, पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहे, उसका विश्लेषण हम करते रहे अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए, न्यूज पॉइंट से लेकर नजरिया, और उसके अलावा अलग अलग बुलेटिन के जरिए हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि सुबह 9 बजे तक की जो पोलिंग है उसमें छत्तीसगढ़ में लगभग 6% और मध्य प्रदेश में लगभग 12% की पोलिंग हुई है। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश डबल है, हर हिसाब से डबल ट्रिपल है, और मध्य प्रदेश से निकला ही छोटा सा राज्य छत्तीसगढ़ है। लेकिन छत्तीसगढ़ में पोलिंग कम है। क्या ये पोलिंग जो है वो बढ़ती है? आगे जैसे ही हमारे पास आंकड़े आएंगे उन आंकड़ों को हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं, और इधर दिल्ली से जुड़े हुए हमारे साथी विश्लेषक ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जो अभी अपनी बात रख रहे थे, और उधर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हमारे साथी गजेंद्र रिंगले जी। थोड़ी देर बाद फिर से उनको स्क्रीन पर हम लेके आएंगे। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है ये हम आप तक तो पहुंचा ही रहे हैं। साथ साथ छत्तीसगढ़ से भी हमारे कुछ साथी जुड़ेंगे, कुछ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे जो बताएंगे कि इस पोलिंग बूथ पर क्या कुछ चल रहा है। ये सब आप तक तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आप डीबी लाइव। और अब भी इस जनमत में इस पल पल की रिपोर्ट जो हम पहुंचा रहे हैं इसमें एक छोटा सा पैकेज आपको दिखाना चाहता हूं, बताने, समझाने, समझने के लिए कि आखिर इस चुनाव में चल क्या रहा है। ये पहले देख लेते हैं क्या कुछ बताया जा रहा है इस पैकेज में। विधानसभा चुनाव का ऐलान होने से लेकर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार थमने तक राज्य में 37 दिन तक जबरदस्त चुनाव प्रचार चला।
मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच था, इसीलिए इन दोनों ही दलों ने राज्य की सभी 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और जमकर प्रचार भी किया। रैलियों की बात की जाए तो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जमकर प्रचार किया। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूर्व सीएम कमलनाथ ने सबसे ज्यादा रैलियां की। वहीं बात की जाए बीजेपी की जनसभाओं की तो नरेंद्र मोदी ने 15 जनसभा और इंदौर में 1.5 किलोमीटर एक लंबा रोड शो किया। जेपी नड्डा ने 14 जनसभाएं की, अमित शाह ने 21 जनसभा और 2 रोड शो किए। शिवराज सिंह चौहान ने 160 सभाएं की। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नड्डा या शाह की रैलियों का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर किया गया। इसकी अधिकांश रैलियां उन सीटों पर रखी गई जहां बीजेपी पहले से ही मजबूत बताई जा रही थी। इन तीनों नेताओं ने 50 रैलियों के जरिए जहां प्रचार किया, उनमें से 60% से ज्यादा सीटों पर इस समय बीजेपी का कब्जा है। अब दूसरी तरफ कांग्रेस के चुनाव प्रचार और जनसभाओं की करें तो राहुल गांधी ने 9 सभाएं और 2 रोड शो किए हैं। प्रियंका गांधी ने 10 सभाएं और 1 रोड शो किए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की 7 सभाएं हुई हैं। कमलनाथ की 80 सभाएं हुई हैं। सबसे खास बात, राहुल और प्रियंका की सभाओं के केंद्र में 70% से ज्यादा सीटें वो थी जहां बीजेपी मजबूत थी। राहुल और पीएम मोदी की अधिकांश सभाएं आदिवासियों के क्षेत्र में रखी गईं। 1 महीने से ज्यादा चले प्रचार अभियान में कांग्रेस ने जाति जनगणना, भ्रष्टाचार, 50% कमीशन सरकार, नरेंद्र तोमर के बेटे के कथित वायरल वीडियो को बड़ा मुद्दा बनाया। इसके अलावा महाभारत के पात्रों पांडव, कौरव, धृतराष्ट्र के सहारे भी बीजेपी को घेरा। तो बीजेपी ने गांधी परिवार, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर फोकस कर बंटाधार, कुर्ताफाड़ जैसे मुद्दे को उठाया। चुनाव प्रचार के आखिरी समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बिना नाम लिए ही मूर्खों का सरदार कह दिया, जिस पर वो खुद ही घिरते दिखाई दिए। डीबी लाइव की तो देख रहे थे आप ये डीबी लाइव की प्रस्तुति, डीबी लाइव की पेशकश, और इसमें हम बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में किसने कितनी सभाएं की, किसने किस भाषण में क्या कुछ कहा, कौन आगे कौन पीछे, ये तो जनता आज तय कर देगी। लेकिन उससे पहले चुनाव का जोर और प्रचार का शोर, ये सब अब आज की तारीख में समाप्त हो चुका है। अब मतदान करने के लिए मतदाताओं का जोर दिखाई दे रहा है, और उस जोर में कौन कहां है और कौन बाजी मारता है, ये हम आपको बताएंगे सीधे 3 दिसंबर को। बिल्कुल याद कर लीजिए, 3 दिसंबर सुबह 6 बजे से हम आपके साथ रहेंगे। 3 दिसंबर सुबह 6 बजे से आप और हम, आप जब सोकर जगेंगे तो हमारे साथ ही गुड मॉर्निंग हम कहने के लिए आपके सामने मौजूद मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वक्त लेकिन आज गुड मॉर्निंग हम कह चुके हैं, और एक बार फिर से जो साथी बाद में जुड़े हैं उन सब के लिए फिर से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल कह सकते हैं। और साथ साथ आप लोगों को हम पहुंचा रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं खबरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। इलेक्शन 2023 2023 का ये चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी बात कर रहे हैं। बीच बीच में हमारे 2 विश्लेषक साथी जुड़े हुए हैं, हमारे ऑनलाइन एडिटर और हमारे पॉलिटिकल एडिटर दीपक जी और अमलेंदु जी साथ में जुड़े हुए हैं। मतदान का प्रतिशत हम लिख रहे हैं यहां पर, महामुकाबला दोनों मध्य प्रदेश के हमारे स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ चल रहा है वो जरूर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कहां क्या, और जो वोटर्स टर्नआउट है, और 9 बजे तक आप जानते हैं कि हमारे देश में सरकारी तंत्र पहले जितनी मजबूती से काम करता था अब धीरे धीरे और कमजोर होता जा रहा है। और इसीलिए अभी समय हो रहा है 11 बजने को है, लेकिन 9 बजे तक के आंकड़े हम तक हैं चुनाव आयोग के। जब जिस चुनाव आयोग के ऊपर चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है, वही चुनाव आयोग आप तक 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लेट अगर वोटिंग परसेंटेज बताए तो आप समझ सकते हैं कि मशीनरी क्या काम कर रही है। खैर, इस पर चर्चा न करते हुए चर्चा हम इसकी कर रहे हैं कि कितने परसेंट की वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में 5.71% की वोटिंग, 5.71%, 5.71% की पोलिंग सुबह 9 बजे तक। और उधर मध्य प्रदेश में 11.83%, 11.83%, 11.83% जो है मध्य प्रदेश में पोलिंग हुई है। और इसमें छत्तीसगढ़ में सबसे कम पोलिंग हमारे साथी शक्ति विधानसभा क्षेत्र से
जहां से विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे सबसे कम पोलिंग हुई है 2.69%। तो सोकर लेट उठते हैं आजकल लोग, ठंड का मौसम है, ठंड की सुबह, ऐसे भी रजाई में या कंबल में आपको ज्यादा मजा आता है सोए रहने में। तो लोग हैं अब जग रहे होंगे, और अभी जो आंकड़े आएंगे इसके बाद शायद अच्छे आंकड़े आए, थोड़ा सा इसमें बढ़ोतरी हम लोग देखें। लेकिन छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में 11.83%, वहां के लोग थोड़ा पहले जल्दी जग चुके हैं। उसका एक दूसरा कारण भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 7 बजे से पोलिंग हो रही है और छत्तीसगढ़ के कई एरिया में 8 बजे से पोलिंग हो रही है, 8 से 3, कहीं 8 से 5, और इसके कारण भी थोड़ा सा ऊपर नीचे का मामला है। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो ये पोलिंग है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो मतदान है, ये आज समाप्त होने को है। और उससे पहले अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने भूपेश बघेल की अपील सुन ली, थोड़ी देर पहले आपने कमलनाथ की अपील भी सुन ली, थोड़ी देर बाद जरा शिवराज सिंह चौहान को भी हम सुना देंगे। देखिए विजुअल्स शिवराज सिंह चौहान के दिखाई दे रहे हैं, तिलक लगाए हुए हैं। और अब जरा सुन भी लेते हैं कि शिवराज सिंह चौहान कह क्या रहे हैं, कितने खुश हैं, कितने गमगीन हैं, जरा इनके मुख से उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सुनिए जरा। सर, आज वो दिन है जिसका बेसब्री से इंतजार था, सब मतदान करने वाले हैं, उसके बारे में पहले किस तरीके से विस्तार से बाद मैं वोट डालने के बाद करूंगा। लेकिन असीम उत्साह है, सब जगह उत्साह है, लाडली बहनों का प्रेम मिल रहा है, बेटे बेटी बुजुर्ग नौजवान असीम स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। तो सुन रहे थे आप, विस्तार से बात वोट डालने के बाद करेंगे, लेकिन लाडली बहना का असीम प्यार है। बेटे बेटियों भाई बहनों बुजुर्गों सबकी बात कर रहे हैं। तो लेकिन उससे पहले शिवराज सिंह चौहान जो तिलक लगाए हुए थे लंबा सा, उससे पहले आप देखिए पूजा कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और उसके बाद इन्होंने वोट डालने के लिए जब जा रहे थे तो मीडिया को उनके सवालों का जवाब दिया, वो अभी आप सुन रहे थे। तो पूजा पाठ, भगवान का आसरा आखिर आपको लेना ही पड़ता है ऐसे समय में, और एक यही आसरा बचता है जो विश्वास का आसरा कहलाता है, कि विश्वास है जहां पे आप वहां जाके मत्था टेकते हैं, चाहे वो आपके बुजुर्ग हों, चाहे वो भगवान हों। लेकिन उसके अलावा ये नरोत्तम मिश्रा साहब दिखाई दे रहे हैं, और ये क्या कुछ कह रहे हैं, अपने बयानों से कई बार सुर्खियों में ये रहते हैं, लेकिन ये वोट के लिए जाते वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। लोकतंत्र के महापर्व पर आज मतदान किया है और लोगों के संदेश देना चाहिए। लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग कमल का बटन दबाएं। ये कमल के बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है। ये कमल के बटन दबाने से तिरंगा कश्मीर के लाल चौक से लेकर चांद तक फहराया जाता है। ये कमल का बटन गरीबों को आवास लेके आता है। ये कमल का बटन शौचालय लेके आता है। ये कमल का बटन गेहूं लेके आता है, निःशुल्क गेहूं लेके आता है। ये कमल का बटन वंदे भारत ट्रेन लेके आता है। माई का आशीर्वाद ले लिया दतिया और मध्य प्रदेश में कितनी प्रतिशत जनता का आशीर्वाद मिला? 100% का मिलेगा। कितनी सीटें आ रही है मध्य प्रदेश में? 150 से ऊपर 2/3 बहुमत भी आ सकता है। मध्य प्रदेश की जीत में अगर कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर रहेगा? क्या विकास के लिए विकास क्या योगदान है? विकास किया है, विकास करेंगे, एक ही नारा है हमारा, विकास किया है विकास करेंगे, झूठे वादे नहीं। तो अपने अंदाज में नजर आ रहे हैं यहाँ नरोत्तम मिश्रा, कमल का बटन दबाने से आतंकवादी क्या कैसे परेशान होते हैं से लेकर के अपनी सरकार की बातें और वादे और क्या कुछ करती रही है सरकार, ये सब कुछ बताने की कोशिश, जनता को मीडिया के जरिए लुभाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ नरोत्तम मिश्रा। और नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता ही नहीं बल्कि अपने बयानों में भी के जरिए भी सुर्खियों में रहते हैं और कई बार घिरते भी हैं, और कई बार कहा जाता है कि ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। चलिए खैर, वो नरोत्तम मिश्रा जो कह रहे हैं उनका अंदाजे बयां क्या है वो आपने सुन लिया। अब जरा छत्तीसगढ़ चलते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आपने सुन लिया। अब उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जो सरगुजा जिले से और अंबिकापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। टी.एस. सिंहदेव, सुनिए जरा। And wherever they feel, or whichever party they feel will be able to deliver in terms of their well-being, whether it is in terms of
remunerative prices for agricultural produce, or whether it is remunerative prices for forest produce, whether it is health services, whether it is educational facilities, whether it is potential employment, whether it is what is happening with the self-help groups, how is the PDS, the food distribution system, how is it functioning. All these things are taken into account by the voter. He doesn't or she doesn't look at any one thing. When they go for a symbol, they have thought about what would be delivered by that party in a totality, and then they vote for the party. Sir, one more question to you. Do you think the narrative of scams, whether it is Mahadev scam, Dalika scam, or whatever has been put up by the BJP, is going to impact the voters this time around? People are asking about the Operation Lotus. Who funds Operation Lotus? Then they go to asking about things. It's become stale, the misuse and overuse of ED for political purposes. It has lost its credibility. The ED has lost its credibility completely as an independent and a fair inquiring agency. Sir, the people of Sarguja in particular in the last assembly elections had voted for their Maharaj. They had given all the voting seats this time around. They had not voted for their Maharaj. They had voted for the Congress party, in which I also play a role, certainly. But I have one vote. तो आप सुन रहे थे यहां टीएस सिंहदेव को अंग्रेजी में अपनी बात रखते हुए। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं को यह बात समझनी होगी कि आप ऐसे समय में अंग्रेजी से दूर रहिए और हिंदी में अपील कीजिए, हिंदी में बात कीजिए, ताकि आपकी बात जो है सामान्य जनता तक पहुंच पाए। अंग्रेजी जो है, अंग्रेजियत से बाहर निकलिए। अंग्रेजी जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बात यहां यह है कि आपको कम से कम इतना तो करना होगा कि एक सामान्य वोटर तक आप पहुंच पाएं, और सामान्य वोटर तक उनकी बातों में, उनकी जुबान में, उनकी भाषा में अगर आप बात करेंगे तभी आप पहुंच पाएंगे, वरना आप अंग्रेजियत अपने पास रखिए और आपके वोटर्स आपकी बात सुन ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। खैर, लेकिन टीएस सिंहदेव कद्दावर नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, लड़ते रहे पूरे 5 साल तक और इस कोशिश में रहे कि 2.5 साल का पता नहीं कहां से ये एक फैसला जो है, एक बात जो है वो कही गई थी, और उसके बाद फाइनली 6 महीने जब पोलिंग का चुनाव से 6 महीने के पहले ये बात आती है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जरा आपसे समझना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, ये अंग्रेजियत कितना हावी है और इसका क्या फायदा, क्या असर आपको दिखता है? मुझे तो बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे समय में आज जब आपको ठेठ हिंदी में बात करनी चाहिए थी, ठेठ छत्तीसगढ़ी में बात करनी चाहिए, वहां आप अंग्रेजी झाड़ रहे हैं, क्या मतलब है? राजीव जी देखिए, जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी के पास बीबीसी का एक पत्रकार पहुंचा और उन्होंने पूछा कि आपका क्या संदेश है देश के लिए। तो उन्होंने एक वाक्य कहा, उन्होंने कहा, दुनिया वालों को बता दो कि गांधी अंग्रेजी भूल गया है। ये चीज लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि एक दुनिया के महानतम कम्युनिकेटरों में से एक महात्मा गांधी थे। वो जानते थे, ऐसा नहीं कि उनकी अंग्रेजी कोई खराब थी, वो बाहर एक ला थे जिन्होंने लंदन में पढ़ाई की थी, अंग्रेजी में प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि दुनिया को बता दो कि गांधी अंग्रेजी भूल गया है। मेरे ख्याल से टीएस सिंहदेव जो है वो शायद अभी तक अंग्रेजी से चिपके हुए हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। निश्चित रूप से आप ऐसे वक्त पर खड़े हैं, वोटिंग चालू हो गई है और प्रतिशत जो है छत्तीसगढ़ का अपेक्षाकृत काफी कम है। ये इसके दूसरे कारण होंगे जिसके ऊपर मैं बात करता हूं, लेकिन सिंहदेव को हो सकता है कि उन्होंने किसी अंग्रेजी पत्रकार को उस समय कहा होगा, उनकी बाइट अंग्रेजी में होगी। हम उम्मीद करते हैं कि हिंदी में भी उन्होंने शायद कहीं बयान दिया होगा, लेकिन अब हमारा भी फर्ज है कि हम लोगों को बता दें कि टीएस सिंहदेव ने क्या कहा, क्योंकि थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी हम समझ रहे हैं और जो उनका जो ऑडियो था थोड़ा सा डाउन था, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि बहुत क्लियरिटी नहीं है। तो उन्होंने, लेकिन अच्छी बात यह है उसमें उन्होंने 2 चीजों को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लोटस की उन्होंने बात की, ऑपरेशन लोटस में पैसे इस्तेमाल करके सरकारें पलटाई गई, जो अच्छी बात नहीं है, और ईडी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। देखिए, अगर ऑपरेशन लोटस छत्तीसगढ़ में होता तो उसके केंद्र में कौन रहता, किसके माध्यम से ऑपरेशन लोटस चलाया जा सकता था, और उसकी कुछ कोशिशें भी हुई थी। तो टीएस सिंहदेव ही आज कन्विंस है कि ऑपरेशन लोटस नहीं हो सकता। देखिए, थोड़ी देर पहले आपने कर्नाटक की बात की कि कर्नाटक में बम्पर वोटिंग की गई, उसी तरीके से बम्पर वोटिंग के मूड में मध्य प्रदेश भी दिख रहा है, ताकि कांग्रेस के पक्ष में अगर होता है तो देखिए इसका जो ट्रेंड सेटिंग जो हुई है वो छत्तीसगढ़ से हुई है। छत्तीसगढ़ में पहली बार पिछले कुछ 9-10 सालों में ऐसी सरकार, खासकर जब केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और कुछ प्रयोग कर चुके थे,
गोवा में कर चुके थे, एक दो जगह और उन्होंने सरकारें पलटाई थी बाकायदे। लेकिन राहुल द्रविड़ की तरह द वॉल बन के खड़े हुए थे भूपेश बघेल। उन्होंने कहा गिराइए छत्तीसगढ़ की सरकार। भाई 65 सीटें लेकर आना 90 सीटों की विधानसभा में, 65 से फिर उसको बढ़ाते गए 68 71 की, इसमें आप क्या ऑपरेशन लोटस चलाएंगे? ऑपरेशन कमल, मैं तो कहता हूं यहाँ पर ऑपरेशन ब्रह्म कमल भी छत्तीसगढ़ में नहीं आप चला सकते। आप छोड़ दीजिए ऑपरेशन कमल की बात। तो ये अब जनता भी प्रशिक्षित हो रही है। इस मतदान की, इन 5 राज्यों के चुनाव की मैं सबसे बड़ी उपलब्धि 2 मोर्चों पे मानता हूं। सबसे पहली बात, मतदान। तो ये सुनिए, मुरैना की सुमावली सीट पर तीनों प्रमुख दलों के प्रत्याशी नजरबंद कर दिए गए हैं। मुरैना आप जानते हैं, ऐसे भी मुरैना जो है वो वहां पर ऐसी खबरें वहां से आती रहती हैं। मुरैना की सुमावली सीट से नजरबंदी की बात, सुमावली में कांग्रेस और बीजेपी और बीएसपी के 3 प्रत्याशी। भिंड की अटेर सीट से भी आप देख रहे हैं कि वहां भी नजरबंदी की खबर आ रही है। लहर से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को भी पुलिस ने नजरबंद किया और मुरैना की सुमावली सीट पर तीनों प्रमुख दलों के प्रत्याशी नजरबंद किए गए हैं और सुमावली में कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी उम्मीदवारों पर कार्रवाई हो रही है। ये तमाम ब्रेकिंग खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और भिंड की अटेर सीट से मंत्री अरविंद भदौरिया को किया गया नजरबंद और लहर से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को भी पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। और ये जो खबर हम पहुंचा रहे हैं, ये खबर मध्य प्रदेश की वोटिंग जो हो रही है वहां की खबर है। सुमावली और ये पूरा का पूरा एरिया, आप चाहे अटेर हो, सुमावली हो, भिंड और मुरैना, इन 2 जगहों पे आप दोनों जगहों की खबरें और वहां के अलग अलग। लहार से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को भी पुलिस ने नजरबंद किया है। मुरैना की सुमावली सीट पर तीनों प्रमुख दलों के प्रत्याशी नजरबंद हैं। ये खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, ऐसे ब्रेकिंग्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे बीच बीच में और चर्चा भी हमारी जारी रहेगी, जिसमें हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव, जिनको बाबा के नाम से भी जाना जाता है, वो जब अंग्रेजी में बोल रहे थे, थोड़ा सा मुझे ये तकलीफ हुई कि हम और आप तो समझ लेते हैं इंग्लिश, थोड़ी बहुत मुझे भी आती है तो समझ लेते हैं, लेकिन वो लोग जो वोट डालने जा रहे हैं ठेठ छत्तीसगढ़ी हैं, जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए भी अपील करनी चाहिए और हिंदी या ठेठ छत्तीसगढ़ी में अपनी बात करनी चाहिए। लेकिन चलिए, गजेंद्र इंगले हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथी, और उनकी एक रिपोर्ट जरा आप तक पहुंचाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने देखा है, क्या कुछ उन्होंने रिपोर्ट भेजी है। जरा एक रिपोर्ट देख लेते हैं। गजेंद्र इंगले हमारे साथी सीधे मध्य प्रदेश से क्या कुछ भेज रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, सूरत हाल सुनिए गजेंद्र इंगले की जुबानी। लोकतंत्र का महापर्व आज 17 नवंबर वोटिंग का दिन मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं शुरू हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 65,000 से ऊपर पोलिंग बूथ बने हुए हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण एक पोलिंग बूथ जिसे माना जा रहा है उस पर अभी हम लोग खड़े हुए हैं। यह है ग्वालियर पूर्व विधानसभा का AMI शिशु मंदिर। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी कुछ ही देर में वोटिंग करने आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ मध्य प्रदेश में जो 65,000 पोलिंग बूथ बने हुए हैं, उसमें से इस बार आदर्श पोलिंग बूथ भी 15,000 बनाए गए हैं। इसके अलावा 5,000 पोलिंग बूथ ऐसे बनाए गए हैं जिनको पिंक पोलिंग बूथ बोला गया है, जहाँ पूरी तरह से महिलाएं उन पोलिंग बूथ को ऑपरेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भाजपा प्रसार मोदी के नाम पर कर रही है, MP के मन में है मोदी, लेकिन एक बात निकल के आ रही है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो मोदी जी का डिजिटल इंडिया का सपना है वो कहीं ना कहीं अधूरा नजर आ रहा है, क्योंकि 464 ऐसे पोलिंग बूथ हैं पूरे मध्य प्रदेश में, यहाँ पर किसी भी तरह का मोबाइल नेटवर्क नहीं है। तो वहाँ पर प्रशासन को और चुनाव आयोग को यह व्यवस्था करनी पड़ी है कि कुछ ना कुछ संदेश वाहक रखे जाएंगे, जो हर घंटे 2 घंटे में जो भी उनका पोलिंग होगी, जितना भी मतदान होगा, उसकी सूचना जाकर आगे देंगे। तो ये थोड़ा सा इन कुछ 464 पोलिंग बूथों का दुर्भाग्य है कि डिजिटल इंडिया से कोसों दूर हैं ये। और यहाँ पर सुबह सुबह मतदान का काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। युवाओं में खासकर मैं आपको बता दूं कि काफ़ी अच्छा रुझान है। युवा जो है वो मतदान के लिए काफ़ी जोश के साथ आगे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो महत्वपूर्ण, हम जो खड़े हुए हैं, थोड़ा बोलूँगा कैमरामैन से दिखाएं, जो एक महत्वपूर्ण पोलिंग बूथ माना जा रहा है, जहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कुछ ही देर में वोट करने आने वाले हैं। माया सिंह जो है यहाँ की प्रत्याशी हैं भाजपा की तरफ से। यहाँ अंदर तकनीकी खराबी आ चुकी है, मशीन में कुछ समस्या है, पोलिंग रुक गई है यहाँ पर। तो इतने
महत्वपूर्ण पोलिंग बूथ पर भी ये तकनीकी समस्या आ चुकी है, जहां कहीं ना कहीं जो है वो प्रशासन की खामी नजर आ रही है। पोलिंग बूथ में यहाँ पर पोलिंग अभी रुकी हुई है, मतदान रुका हुआ है। अब कुछ ही देर में यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले हैं, तो किस तरीके से ये यहाँ पर समस्या का निदान होगा, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि अंदर से कुछ ऐसी सूचना नहीं आई है कि मतदान चालू हुआ है। ये तकनीकी समस्या की वजह से यहाँ पर मतदान रुका हुआ है। अभी मैं आपको बता दूं कि जोश खरोश के साथ जो है जनता मतदान करने निकली हुई है बाकी सभी क्षेत्रों में, और ऐसी उम्मीद इस बार की जा सकती है कि वोटिंग प्रतिशत इस बार बढ़ेगा। तो सुन रहे थे आप गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट, यहां पर बता रहे थे क्या कुछ चल रहा है वहां पर पोलिंग बूथ की बात, और उसके अलावा मध्य प्रदेश का चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा हो रही थी। हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी अपनी बात रख रहे थे, टीएस सिंहदेव की बात हम कर रहे थे। लेकिन उसके अलावा समझने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़िया अस्मिता की बात जहां उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री करते हैं, छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं। जब उनके साथ मैं दिन भर था डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, तो उस समय भी उन्होंने यही बातें कही थी। और वहां बस्तर के एक इलाके में जब वो गए, हिंदी में बात कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, फिर उन्होंने पूछा कि क्या छत्तीसगढ़ी चलही, यानी छत्तीसगढ़ी बोलूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। तो उन्होंने कहा सब हाथ उठाकर बिल्कुल चलही, यानी बिल्कुल चलेगा। और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ी में बोलने लगे। तो हर जगह छत्तीसगढ़ी में भाषण देना, और इससे आप जिस इलाके में जाते हैं उस इलाके की भाषा में अगर अपनी बात रखते हैं तो लोगों में एक उनका आत्मसम्मान तो बढ़ता ही है, साथ साथ एक जुड़ाव पैदा होता है कि हाँ, जो सामने वाला आया है वो हमारा अपना आदमी है, हमारे बीच का आदमी है। इसलिए यहां बात मैं कह रहा था, रख रहा था कि जरूरत इसकी है कि कम से कम आप उस इलाके की भाषा को, उस वहां के व्यवहार को, वहां की संस्कृति को आप अपनाएं, अगर आप नेता हैं और जन नेता बनना चाहते हैं, उस काबिल हैं तो जरा। लेकिन चलिए, ये नेता जो भी करते रहेंगे उनकी बात उन तक हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां कि क्या कुछ आप देख रहे हैं आज, जबकि ऑलरेडी दीपक जी ऑलरेडी आज शाम को ईवीएम का पिटारा लॉक हो जाएगा और उसके बाद इंतजार सबको रहेगा रिजल्ट का। लेकिन क्या कुछ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर के आप सुन रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, उस हिसाब से भी सरकार किसकी बनने जा रही है इन दोनों राज्यों में? क्या भूपेश बघेल रिपीट हो रहे हैं, या बीजेपी जैसा कह रही है कि हम ही सरकार में आ रहे हैं दोनों जगहों पे? देखिए, पहले तो जो थोड़ा सा मतदान का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में जो कम है उसका एक कारण बता दूं कि मुख्यतः ये एक जो है एक कृषि प्रधान राज्य है, और इस समय पूरे राज्य में अर्ली वेराइटीज को अगर आप छोड़ दें, धान की कटाई का भी सीजन चल रहा है। लोग काफी कुछ हिस्से हो चुके हैं, खलिहानों में पहुंच रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि 1 नवंबर से ही सरकार ने धान की खरीदी जो है उसकी शुरुआत कर दी है। हालांकि ये बात अलग है कि लोग काट कर जो है अपने घरों में धान को ला रहे हैं, ताकि सरकार जो भी बने, क्योंकि दोनों सरकारों ने बढ़ा हुआ जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है बढ़ाकर देने की घोषणा की है। इस समय जो 2675 रुपए है, 2700 के आसपास समझ लीजिए, उसको या तो अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो 3100 रुपए प्रति क्विंटल, और अगर कांग्रेस जीतती है तो 3200 रुपए प्रति क्विंटल। तो इसलिए उसको फिलहाल उन्होंने चुनाव तक और इस नतीजे तक रोक कर रखा है। कितने लोग रोक पाएंगे अब ये देखने की बात है। लेकिन किसानों का मुख्य खर्चा जो दिवाली का रहता है वो निकल गया है, तो रोक सकते हैं, कुछ दिनों तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा राशि मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे के बाद आप इसका प्रतिशत शायद बढ़ाएंगे। दूसरा, यहाँ का जो कल्चर ये है, जीवन शैली ऐसी है कि लोग 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे खाना खाकर जो निकलते हैं, तो दोपहर के समय अक्सर यहाँ पर हैवी पोलिंग होती है। अंतिम कितना जाएगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमको आने वाले जो चक्र में, और अब जो हमें निर्वाचन आयोग जो आंकड़े देगा, वो शायद बढ़ा हुआ आंकड़ा हमको मिल सकता है। लेकिन जो भी है, दूसरी बात, एक जो जनरल ट्रेंड ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है इसने शुरू से ही एक तरह से मतदाताओं को राजा बनाया है कि आपका जो भी वर्ग है, चाहे आप किसान है, चाहे आप बेरोजगार है, चाहे महिलाएं हैं, उन्होंने एक तरह से ये ट्रेंड सेट किया है कि आपको कुछ न कुछ अनुदान राशि दी जा रही है। देखिए, खेती हर मजदूरों को भी दी जा रही है यहाँ पर। उसके बाद स्वसहायता महिलाओं का जो ग्रुप है उनके लिए अनुदान राशि मिल रही है। ऐसे बहुत सारे गोबर इकट्ठा करने वालों को मिल रही है। तो बहुत सारे वर्गों को उन्होंने स्पर्श किया है अपनी नीतियों के जरिए कांग्रेस ने। तो मेरे पास ऐसा फिलहाल, अगर मैं किसी इनमें से ही किसी वर्ग का रहता तो मेरे सामने सवाल रहता कि मैं कांग्रेस का वोट क्यों न दूं। और भारतीय जनता पार्टी का अगर वोटर है तो वो भी अपने मन में एक बात जरूर सोचेगा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देना चाहिए। देखिए, अगर आप हार्डकोर कांग्रेसी है, या बीजेपी के हैं, या आम आदमी पार्टी के हैं, या बीएसपी के हैं, किसी भी पार्टी के,
तो वो एक दूसरा कारण होगा कि कोई पार्टी आपकी कुछ ना दे, आपका उम्मीदवार कुछ ना करे, तो भी आप जाकर उसे ही वोट देंगे। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है, ये जमाना गया कि जब आपके पास केवल एम्बेसडर कार होती थी, आपको खरीदनी है तो खरीदिए वरना मत खरीदिए। आपके पास मल्टीपल चॉइस है, अलग अलग। मुझे इस चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रहती है कि केंद्र में अब जो है वो मतदाता आ गया है। पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो धीरे धीरे उसके सामने सरेंडर कर रहा है, राजनीतिक दल उसके सामने झुक रहे हैं, प्रत्याशी भी जानना चाहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जिस समय घोषणा पत्र को जारी करना चाहा तो उन्होंने लोगों से राय मांगी। राजू जी, लगभग 2 लाख लोगों ने अपनी राय दी कि आप अपने घोषणा पत्र में इन चीजों को रखिए। ये बहुत अच्छी बात है, मतदाता जागरूक हो रहा है और उसे जागरूक होना भी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके कहे के अनुसार सरकार बने तो आपको पार्टी लाइन से हटकर, भावनाओं से हटकर उन ठोस मुद्दों पर जाना चाहिए। कितनी अच्छी बात है कि कांग्रेस कहती है कि हम इस समय जो है पोस्ट ग्रेजुएट तक, केजी से लेकर पीजी तक हम शिक्षा मुक्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी नकल करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने अपना दायरा थोड़ा सीमित कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पीजी तक की शिक्षा जो है लड़कियों को मुक्त करेंगे। तो चलिए, कुछ तो हो रहा है। यही मतदाता, मेरी ये अपील है, मेरी ये इच्छा है कि मतदाता इतना शक्तिशाली हो कि उसके सामने उम्मीदवार और जो पॉलिटिकल पार्टीज है, राजनीतिक दल जो है वो गिड़गिड़ाने चाहिए। अभी तो ये हो रहा है कि मतदाता गिड़गिड़ा रहा है राजनीतिक दलों के पास और उम्मीदवारों के पास। शक्तिशाली मतदाता होना चाहिए, न कि राज्य होना चाहिए। यही ट्रेंड बाहर जा रहा है। इसीलिए आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी इन तरीके की चीजों को रेवड़ियां कहती थी, मुफ्तखोरी कहती थी, राजस्थान का घोषणा पत्र जो कल जारी हुआ है उसमें उन्होंने लड़कियों को 12वीं के बाद मुफ्त स्कूटी देने की घोषणा की है। कितनी अच्छी बात है। लड़कियों को पंख दीजिए, मैं कहता हूं मोबाइल दीजिए, साइकिल दीजिए, सब कुछ दीजिए। क्यों अडानी और दूसरे लोग आपका पैसा खाकर, नीरव मोदी जैसे लोग आपका पैसा खाकर विदेश भाग जाए? तो ये एक अच्छी बात है जो ट्रेंड सेट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अब संदेश जा रहा है, यही जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी जो है मुद्दे लाए गए हैं और जिस हिसाब से प्रियंका गांधी का जो अंतिम समय में जो भाषण है बहुत कारगर साबित हो रहा है। उसने बेनकाब कर दिया है कि आपको ऐसी सरकार, और उनका जो आज का ट्वीट है कि आप ऐसी सरकार बनाइए। मुझे लगता है कि पांचों के पांचों राज्यों में इसी तरीके की सरकार बनेगी कि जिस सरकार को कोई भी चोरी नहीं कर सके और अनैतिक तरीके से पैसा देकर विधायकों की खरीद फरोख्त न करे। मुझे भी लगता है कि जहां भी सरकार बनेगी, मुझे लगता है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो है और भारतीय जनता पार्टी की बराबरी की सरकार भी छत्तीसगढ़ में बन सकती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिसकी भी सरकार बनेगी उसकी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और इसमें एडवांटेज जो है, चांसेस जो है, सीधे सीधे जमीनी तौर पे सर्वे के जरिए, उत्साह के जरिए, कार्यक्रमों के जरिए, हर चीज के अनुसार देखिए तो कांग्रेस एक कदम आगे नजर आ रही है। राजीव जी, कांग्रेस एक कदम नजर आ रही है बीजेपी से। दोनों राज्यों में कांग्रेस, चाहे छत्तीसगढ़ हो या चाहे बीजेपी मध्य प्रदेश में हो, दोनों जगहों पे कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी मध्य प्रदेश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी की सरकार वहां है, लेकिन वहां प्रियंका गांधी कह रही है मध्य प्रदेश में कि छीनी हुई सरकार है, हथियाई हुई सरकार है और इस सरकार अब इतनी बंपर वोटिंग कीजिए कि हमारी सरकार बने, यानी कांग्रेस की सरकार बने और कोई छीन न सके हमारी सरकार को। इतना गैप जरूर रखिए कि कोई छीन न सके। 22 विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी थी, वो चले गए थे बीजेपी में। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या इस बार, जबकि अब ये चुनाव है, वो जिता पाएंगे? हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। सीधे आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब नमस्कार करता हूं आपको। और आप शायद अब वोट डाल के आ चुके हैं और निशान साफ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग आप तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, तेलंगाना पहुंचे राहुल गांधी, थोड़ी देर में शुरू होगी रैली। राहुल गांधी उधर तेलंगाना पहुंच चुके हैं। एकदम जैसे कल शाम को हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी और कोठागुडेम में के पीनापाका में थोड़ी देर बाद सभा करेंगे राहुल गांधी। कोठागुडेम के पीनापाका में थोड़ी देर बाद राहुल गांधी की सभा होगी। दोपहर 1:30 बजे वारंगल में भी, वारंगल के नरसंगपेट में दूसरी सभा राहुल गांधी करेंगे। तो राहुल लगातार अब उनकी नजरें टिकी हुई हैं राजस्थान और तेलंगाना पे, और वारंगलपुर में 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद करेंगे। वहां पे वारंगलपुर में 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद करेंगे तीसरी सभा, यानी कि 3 सभा आज राहुल गांधी की, एक पे एक।
और कल आपने देखा कि 3 सभा उन्होंने की थी राजस्थान में। तो राहुल गांधी लगातार अपने हिसाब से, अपने अंदाज से इस चुनाव को में कमान संभाले हुए, और इससे उनके कार्यकर्ताओं में जोश साफ दिखाई दे रहा है। और तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं, राहुल गांधी तेलंगाना पहुंच चुके हैं और बाहर निकलते हुए उनका इंतजार वहां के साथी कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल पहले से वहां तैयार, और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, नहीं, ये दिल्ली एयरपोर्ट पे की तस्वीर है, जहां ये गेट नंबर 1 से अंदर जा रहे हैं। जहां तक मैं जानता हूं दिल्ली एयरपोर्ट को, तो गेट नंबर 1 से प्रस्थान कर रहे हैं राहुल गांधी, और अब तेलंगाना के लिए निकल चुके हैं। लेकिन दूसरी खबर वहां से आ रही है कि तेलंगाना राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, और वहां तेलंगाना में जो भी भाषण देंगे उसको हम लाइव आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे जरा समझूं सूरत हाल मध्य प्रदेश का। डॉक्टर साहब, जरा समझना चाहता हूं आपके जरिए कि मध्य प्रदेश में, और खासकर अब ये समझ में, ये सुनने को आ रहा है कि सिंधिया साहब जो हैं वो ग्वालियर पहुंच चुके हैं, आप भी वहीं हैं, तस्वीरें आ रही हैं, हमारे साथी गजेंद्र रिंगले वहां से पल पल की रिपोर्ट भेज रहे हैं। कितना मायने रखता है सिंधिया के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आज का ये चुनाव, डॉक्टर राकेश पाठक जी? देखिए, जिन 2 बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री के अलावा, उनमें पहले हैं नरेंद्र सिंह तोमर और दूसरे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। उन्होंने अभी मतदान किया है और उसके बाद जो बाइट दी है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। कितना दिलचस्प होता है ये देखना कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया 2018 में मतदान करके कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बाइट दे रहे थे, शब्द से वैसा ही अब बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी का नाम उसमें बदल गया है। असली परीक्षा इसी बात की है कि ग्वालियर चंबल अंचल के लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल को स्वीकार किया है या नहीं स्वीकार किया है जी। एक लिटमस पेपर टेस्ट उपचुनाव में हो चुका है। सिंधिया के प्रत्याशियों को खारिज कर दिया था ग्वालियर चंबल के लोगों ने, जो बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़े थे, ज्यादातर हार गए थे। मेयर का चुनाव बीजेपी हार गई सिंधिया के होते हुए। अब ये असली परीक्षा है, अग्नि परीक्षा जिसे मैं कहना चाहूंगा। तो देखना होगा कि जनता क्या रुख अपनाती है ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति। लेकिन अब तक के रुझान ये बता रहे हैं कि सिंधिया जी को इस कदम को लेकर जनता आज भी सहज नहीं हो पाई है। अभी 2 दिन पहले एक रोड शो में वे कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक के रोड शो के सामने आमना सामना हो गया उनका। बहुत देर तक उन्हें सड़क पर खड़े रहना पड़ा, गंभीर नारेबाजी हुई उनके खिलाफ, और आखिर में उनकी गाड़ी को बिटिंग रिट्रीट करते हुए वापस पीछे जाना पड़ा। ऐसा ग्वालियर में पहले कभी नहीं हुआ कि सिंधिया राज परिवार के किसी व्यक्ति के साथ इतना ऐसा व्यवहार कभी किया गया हो जनता द्वारा। तो देखना होगा कि इस तरीके को, इस तौर तरीके को जनता वोटों में कितना बदलती है। दूसरी चुनौती, और जिनके साथ पर चुनौती है, वो नरेंद्र सिंह तोमर है। केंद्र में मंत्री है, मध्य प्रदेश की चुनाव अभियान समिति के संयोजक हैं। बहुत बड़ी बात है, उनको विधानसभा लड़ने को दिया गया। वो उस संसदीय सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं जहां 2018 में मुरैना जिले की, मुरैना श्योपुर दोनों मिलाकर संसदीय सीट बनती है। 8 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर कांग्रेस जीती थी 2018 में, यानी मुरैना की पूरी 6, श्योपुर की 2 में से 1। और उसके बाद 2018 में भी और 2020 में जब उपचुनाव हुआ तब भी बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव हारे। एदल सिंह कंसाना हारे, मुरैना में रघुराज सिंह कंसाना हारे। तो कुल मिलाकर बड़े कठिन चुनावी समर में नरेंद्र सिंह तोमर हैं। और उस पर से एक देहाती कहावत है कि कछू तो पहले ही रुआसी बैठी थी, तापे भैया और आ गए। इसको मैं सहज भाषा में समझा देता हूं कि ससुराल में लड़की अपने घर को याद कर रही हो, अपने मायकों को याद कर रही हो, पहले ही रुआसी हो, और तब तक अचानक भाई और आ जाए सामने, तो रोना उसका फूट पड़ता है। तो नरेंद्र सिंह जी लोकसभा का चुनाव, लोकसभा में होते हुए, मंत्री होते हुए विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, और उसके बाद ये सीढ़ी और आ गई। इनको मैं कहना चाहता हूं ताबे भैया और आ गए। तो ये जो उनके सुपुत्र की सीढ़ियां आई हैं, उससे उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि वे कह रहे हैं और हम भी ये कह रहे हैं, अगर इन सीडी में, इन वायरल वीडियो में कोई साजिश है, कोई षड्यंत्र है, तो फौरन से पेशतर भारत सरकार को उसकी जांच करानी चाहिए। और चलते चुनाव में जो भी दोषी होता है उसको पकड़ लेती है एनआईए, सीबीआई, सीआईडी, रॉ,
ईडी, आईटी सबको लगा देते नरेंद्र मोदी जी। आखिर उनके मंत्रिमंडल के सदस्य का प्रश्न है। और अगर उसमें कांग्रेस की साजिश मिलती, कांग्रेस का कोई नेता पकड़ा जाता तो बीजेपी के लिए और फायदे का सौदा था। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा लग भी नहीं रहा कि सरकार इस तरह के वायरल वीडियोस की जांच कराने जा रही है। तो कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल में अभी परिदृश्य यह है कि ये दो नेता अपनी साख बचाने के लिए मैदान में हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके सामने कांग्रेस है जो इन दोनों का वाटरलू बनाने पर उतारू है ग्वालियर को, कि जैसे भी हो सके एक बार इस चुनाव में फिर उन्हें शिकस्त दी जाए। एक ताजा घटनाक्रम में जोड़ देता हूं इससे इतर ग्वालियर चंबल में और बुंदेलखंड में हिंसा की घटनाएं राजीव जी हुई हैं, आपने शायद अपडेट किया हो, मुझे मालूम नहीं मेरे आने से पहले। भिंड जो सीट है, प्रॉपर भिंड सीट है, वहां पर सारे प्रत्याशियों को प्रशासन ने नजरबंद करके सर्किट हाउस में बिठा रखा है। वे लोग कहीं भी इस वक्त मतदान के मौके पर क्षेत्र में नहीं निकल पा रहे हैं। पिछली बार भी हुआ था, लेकिन एक गाड़ी में बिठाकर एक साथ सबको राउंड लगवाया जा रहा था। लेकिन मेरी जानकारी है कि अभी तो उनको नहीं निकाला गया, वे नजरबंद है। मुरैना में कुछ झड़पें हुई हैं जिसमें गोली चालन की बात आई थी, लेकिन कलेक्टर मुरैना ने खंडन किया है, गोली नहीं चली। बुंदेलखंड में छतरपुर में विक्रम सिंह नाती राजा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन पर हमला हुआ है, उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई है। तो ये थोड़ी हिंसा की घटनाएं हुई हैं जो कि मध्य प्रदेश में आमतौर पर भिंड ग्वालियर के अलावा नहीं होती रही, भिंड मुरैना के अलावा। फिलहाल पुलिस और प्रशासन उन्हें काबू करने में लगा हुआ है। जी बिल्कुल। इस बीच कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपनी बात रखी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आप तक हम लेके आएंगे, लेकिन मुख्य बातें जो है थोड़ा दो एक बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और कमलनाथ का कहना है कि बीजेपी पुलिस पैसे और प्रशासन के जरिए प्रयास कर रही है, उनके पास बस यही बचा है। कल उन्होंने पूरे दिन शराब और पैसे बांटे, लोगों ने मुझे वीडियो भेजे और वीडियो कॉल पर मुझे दिखाया कि क्या हो रहा है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, यह कह रहे हैं कमलनाथ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मुरैना के एसपी बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। यह कह रहे हैं कमलनाथ थोड़ी देर पहले मीडिया से चर्चा करते हुए। अपनी जो बात उन्होंने रखी है, इस बात को थोड़ी देर बाद उनकी जुबानी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बात वो कह रहे हैं इसमें सबसे बड़ा कि मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मुरैना के एसपी जो हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। अधिकारियों को कम से कम खासकर ये बात समझनी चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष हो और वो किसी के पक्ष में जाए या किसी के पक्ष में न जाए, लेकिन निष्पक्षता बरकरार रखने की कोशिश होनी चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जरा कमलनाथ की उस बाइट को सुनाना चाहता हूं जिसके बारे में अभी मैं कह रहा था, उसको सुन लेते हैं, फिर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे और अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, हम आप तक लेकर आ रहे हैं आज दिन भर जो वोटिंग है, पोलिंग है, मतदान है छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर और पूरी की पूरी 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में। और 9 बजे तक के जो 9 o'clock तक के जो हमारे पास अपडेट्स हैं उस हिसाब से लगभग 6% की वोटिंग हुई है छत्तीसगढ़ में और लगभग 12% की वोटिंग हुई है उधर मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या अंतर है, इस पर चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हम कर भी रहे थे, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी बता रहे थे। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल क्यों महत्वपूर्ण है और ये चुनाव क्यों फोकस्ड है, क्यों केंद्रित है ग्वालियर चंबल पर, उसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी के साथ। तो पहले लेकिन सुनते हैं कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से चर्चा में। लेकिन अभी तक क्या नजर आ रहा है आपको सर, क्या शांतिपूर्ण तरीके से नहीं, कई बीजेपी का पूरा प्रयास, पुलिस, पैसा और प्रशासन, इनके पास यही बचा है। अब आखिरी घंटों में इसका प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह, कल पूरे दिन शराब बांटी है, पैसा बांटा है, सबने मुझे तो वीडियो भेजे, एक ने आके तो मुझे वीडियो कॉल करी और दिखाया कि क्या हो रहा है। सिलवानी बेगमगंज में भी एक कार्यकर्ता का सर फाड़ दिया था, वो शराब पैसे बांटने से रोकने के लिए गया था, हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष रहा वो बेगमगंज का। हाँ बिल्कुल, ये तो सब कर रहे हैं। देखो, ये तो अब जब कोई और उपाय नहीं बचा, अभी इंदौर 1 में ये झगड़ा प्रसाद थाने में किया, मैंने अभी कमिश्नर से बात करी है। जो एसपी मुरैना है वो बीजेपी कार्यकर्ता की, मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। सर बीडी शर्मा
हाँ, तो आप सुन रहे थे ये इस वक्त कमलनाथ जो अपनी बात रख रहे थे और महत्वपूर्ण बात रख रहे थे और यही बात आप तक हम पहुंचा भी रहे थे। कमलनाथ थोड़े से यहाँ नाराज दिख रहे हैं, मीडिया से अपनी बात रख रहे हैं कि जो कुछ चल रहा है खासकर इस चुनाव के दौरान नहीं होना चाहिए, कम से कम निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। लेकिन कितनी निष्पक्षता यहाँ बरकरार है उस पर चर्चा आगे भी होती रहेगी और इसलिए भी क्योंकि मतदान और मत देने का अधिकार जनता का है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार जनता का है, लेकिन क्या कहीं उनके साथ दगाबाजी होती है। इस बीच देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान जारी है। 11 बजे तक छत्तीसगढ़ में 19.65% की वोटिंग और मध्य प्रदेश में 11 बजे तक 27.62% की वोटिंग। मध्य प्रदेश आगे है छत्तीसगढ़ से लगभग 28%, छत्तीसगढ़ में 27.65%, 19.65% जो है ये छत्तीसगढ़ में और 27.62% वोटिंग जो है वो मध्य प्रदेश में अभी तक चुनाव आयोग के आंकड़े ये बता रहे हैं। एमपी और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज 230 सीटें एमपी में और 70 सीटें छत्तीसगढ़ में और इन दोनों जगहों पर 70 सीटों के लिए 20 सीटें पहले हो चुकी हैं, उस पर मतदान हो चुका है। तो इन दोनों जगहों पर आज वोटिंग करवाई जा रही है, मतदान करवाया जा रहा है। सरकार किसकी बनेगी ये जनता आज तय कर रही है। हम आप तक पल पल की रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए इन 5 राज्यों के चुनाव और इन 5 राज्यों के चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है और इसके बाद सीधे 2024 का चुनाव, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस्मत का पिटारा खुलेगा। लेकिन उसमें अभी 6 महीने का वक्त है। उससे पहले क्या स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी की जीत जो है वो आज सुनिश्चित कर पाएंगे, अपनी पार्टी को जीत के दरवाजे तक पहुंचा पाएंगे, ये देखना होगा। इस बीच जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, अगर फुल स्क्रीन ले आए तो ज्यादा बेहतर है और ये विजुअल्स हैं ज्योति से चर्चा में अपनी बात रखी थी तो वो कह रहे थे कि कांग्रेस की जीत होगी और इस बार कह रहे हैं कि बीजेपी की जीत होगी। बस शब्द बदल गए हैं और शब्द के बहुत सारे मायने बदल गए। बीजेपी और कांग्रेस से पूरी की पूरी विचारधारा बदल जाती है और सब कुछ बदल करके अगर एक इंसान इधर से उधर चला जाए तो उसे क्या कहेंगे। अगर वॉइस हो तो जरूर ले आइए, वॉइस खोलिए, इसकी आवाज खोलिए। तो ये विजुअल्स आप देख रहे हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हैं वोट डालने के लिए, लोगों से अपनी बात कह रहे हैं। मीडिया जो है वो सामने है, जरा ऑडियो सुनिए जरा। वोटर कम है, मीडिया के साथ ही ज्यादा है। दे दो यार, वो दे दो हमें, डाल दी ना आपको, डाल दी। देखो तो तुम क्या कर रहे हो, आप लाइन में आपके साथ लाइन में खड़े रहेंगे। कहाँ है आप? नहीं, आप चलिए पीछे। बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है 2 मतदाता जो खड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पीछे लाइन में है, निकल जाएंगे और आप जो है मतदान। ज्योतिरादित्य सिंधिया के यहां आने से वहां वीआईपी हैं, वीवीआईपी हैं, उनके आने से व्यवस्था थोड़ी चरमरा गई और उस व्यवस्था को देख रहे हैं और सुधारने की कोशिश वहां चुनाव आयोग के अधिकारी कर रहे हैं और भीड़ है जबरदस्त। इस बीच अलग अलग मतदाता और उनकी तस्वीरें आ रही हैं जो मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं वो पोलिंग के लिए। ये तस्वीर भी हम देख रहे हैं, जरा इस रिपोर्ट को देख लेते हैं, आइए जरा। तो यहाँ पर देखिए जनता में वोटिंग को लेकर उत्साह है। आज मतदान का दिन है 17 नवंबर और यहाँ पर कुछ मतदाता आए हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से और क्या सोच के साथ यहाँ पर वोट डालने आए हैं, किस सोच के साथ मतदान करने आए हैं। आज एक अच्छा लीडर मिले जो कि जनता की सुने और बस जनता की सेवा करे जब तक वो पावर में है। जनता की सेवा करे। देखिए मतदाता हमेशा यही चाहता है कि एक ऐसा जनप्रतिनिधि मिले जो जनता की सेवा करे। वो बाद में किसकी सेवा करता है वो तो सबको पता ही है आखिर। और अभी एक युवा मतदाता भी हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे। पहली बार वोट डालने आए हैं आप, कैसा लग रहा है पहली बार वोट डालने? अच्छा लग रहा है। किस उद्देश्य को लेकर वोट दे रहे हैं? कि जिसको हम वोट दें तो वो हेल्प करे सबको,
इक्वलिटी दे सबको, बस इक्वलिटी देने की बात कर रहे हैं। देखिए इक्वलिटी आप ढूंढते रह जाते हैं वैसे, लेकिन इक्वलिटी की बात यहाँ का युवा वोटर कर रहा है। कुछ महिलाएं भी आई हैं, महिला से जानना चाहेंगे, क्योंकि इस बार देखिए पूरा फोकस महिलाओं पे है। चाहे किसी भी पार्टी की बात करें, महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी निकल के आ रही हैं। क्या लग रहा है आपको, महिलाओं के लिए बहुत फोकस है इस बार? अच्छा लगता है महिलाओं के लिए, तो महिलाएं सबसे आगे ही चलती हैं। महिलाएं आगे चलती हैं और महिलाओं को आगे रखने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कहेंगी, आप भी एक महिला हैं? महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए, जो उनके विचार हो, जो उन्हें सुख सुविधाएं उन्हें पूरी दी जाए। महिलाओं को सुख सुविधा दी जाए, महिलाओं का ख्याल रखा जाए, ये कहना है। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में हम जहां बात करें तो महिलाओं पे अत्याचार में अग्रणी प्रदेश है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सभी मतदाता जो है वो क्यू में लगे हुए हैं, जोश के साथ यहाँ पर मतदान करने आए हैं। और ये एक मतदान जो है, आज लोकतंत्र का महापर्व जो है, 17 नवंबर आज वोटिंग का दिन है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्साह है, लोग वोट डाल के आ रहे हैं। पहली बार वोट किया है आपने? नहीं, पहले कर चुके हैं। तो कैसा लग रहा है आपको वोट डालकर? वो तो अच्छा ही लगता है। क्या सोच के साथ वोट किया है? क्या आपका मतलब चाह क्या है? कि जनहित में कार्य करे सरकार, और क्या, इसी सोच से करता है इंसान। बस बाद में सरकार क्या करती है वो तो सबको पता है। बाद में सरकार क्या करती है वो तो सबको पता है। देखिए ये पब्लिक जो है वो सब जानती है, इसलिए हम कहते हैं, क्योंकि देखिए जनता है, मजबूरी है, वोट करने तो आई है, इस उम्मीद से आई है कि एक अच्छी सरकार चुन के आए। लेकिन फिर भी उनका कहना है कि बाद में क्या करती है सरकार वो सब जानती है। तो ये एक बड़ा मैसेज भी ये जनता दे रही है कि देखिए हम वोट तो आपको दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आगे आके आप जनहित के कार्य करें और एक सकारात्मक सोच के साथ एक ऐसी सरकार बनाएं जो है इक्वलिटी की बात करे। तो यहाँ पर कुछ वोटर्स के साथ बात करते हुए हमारे साथी गजेंद्र इंगले, और किस लिए वोट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब आपने सुन लिया। एक बार फिर से आना चाहता हूँ डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास में। आपने अभी ये खबर बताई थी और इस खबर को हमने पहुँचाया भी। भिंड और मुरैना में जो नज़रबंद किए गए हैं वहाँ के कुछ कैंडिडेट्स, इसको लेकर के, और ऐसी खबरें मुझे जहां तक ध्यान है कि 2018 में भी आ रही थी। इस क्षेत्र के लोगों को डॉक्टर साहब क्यों, और लोगों नहीं प्रत्याशियों को क्यों नजरबंद किया जाता है, क्या कारण है? सच बात तो ये डॉक्टर साहब, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे भी खेद होता है, मैं भिंड का ही रहने वाला हूँ, भिंड में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन भिंड की तासीर, मुरैना की तासीर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों से अलग है। दस्यु प्रभावित क्षेत्र रहे हैं दोनों। जातिगत जो समीकरण है उसमें जो बलवती जो जातियां हैं, जो सवर्ण खास तौर से जो ताकतवर लोग हैं, उनके अत्याचार भी हमेशा से होते आए हैं छोटी दूसरी जातियों पर। छोटी मैं कभी नहीं कहना चाहता, लेकिन अवैध हथियारों का मामला भी है, इसको भी याद रखना होगा कि भिंड जिले में सबसे ज्यादा अवैध हथियार पाए जाते हैं और चुनाव के समय इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। तो प्रशासन एहतियातन प्रत्याशियों को नजरबंद कर देता है, फिर साथ में एक गाड़ी में पुलिस का पूरा कारकेड, प्रशासन का कारकेड साथ चलता है और उसमें एक गाड़ी में सारे प्रत्याशी एक साथ होते हैं और वे राउंड लगाते हैं। लेकिन मतदान के दिन प्रत्याशियों को नजरबंद करना, सर्किट हाउस में बिठा देना पूरे समय के लिए, मुझे लगता है ये पूरी तरह से अनुचित है। प्रशासन को यह कोशिश करना चाहिए कि एक एक प्रत्याशी के साथ आप अतिरिक्त पुलिस बल लगा दीजिए कि वो मतदान केंद्रों पर या क्षेत्र में जाकर लोगों को प्रभावित न कर सके, लड़ाई झगड़े के लिए लोगों को उकसा न सके। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आप जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं मतदान के दिन, वे ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनके क्षेत्र के मतदाता वोट डालने निकले हैं कि नहीं निकले, कितने लोग कतारों में हैं, कहीं कोई असुविधा तो नहीं उनके मतदाता को। ठीक है, उस दिन वो वोट नहीं मांगे, अपने लिए कोई ऐसा प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन निरंतर चलते हुए मतदान में वे लोगों को प्रेरित तो कर सकते हैं, वोट डालने आइए। ठीक है, आप घर घर से ढोने की मनाही है आचार संहिता के मुताबिक, क्या मतदाताओं को अपनी गाड़ियों में नहीं ले जा सकते? तो मुझे ऐसा लगता है इस चीज को अंततः एक न एक दिन खत्म होना चाहिए कि प्रत्याशियों को इस तरह नजरबंद करना या एक गाड़ी में बिठाकर घुमाना, वो भी मैं उचित नहीं मानता हूं। पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी तो है ही, मैं प्रत्याशियों से भी अपेक्षा करता हूं कि वे कम से कम खुद और अपने समर्थकों को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के लिए आने और जाने के लिए प्रेरणा दें, उनको इस तरह से प्रेरित करें कि कोई हिंसा ना हो, कोई पथराव ना हो, कोई किसी को रोक वोट डालने से, कोई किसी को जबरन कहीं ले जाने का काम ना करे कि आप जबरन कहीं ले जा रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं, हर बार हो रही हैं। मुरैना में भी हुई थी पिछली बार, भिंड में भी हुई, लाहौर में हुई पिछले साल। अभी लाहौर की मुझे जानकारी नहीं है, भिंड सीट की थी
की तो जानकारी मिली है कि अब तक वे नजरबंद है, अभी नहीं छोड़ा गया उन 10 किसी को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भिंड मुरैना इन दोनों जगहों के प्रत्याशियों को आखिर क्यों नज़रबंद किया जाता है, क्यों इनको एक गाड़ी में बैठाकर घुमाया जाता है, ये सारी बातें इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस एरिया में वोटिंग के दिन, पोलिंग के दिन आखिर क्यों चुनाव आयोग को ये सब करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के मैंने सुनाया कि कमलनाथ क्या कह रहे हैं और कमलनाथ ने जो बातें कही हैं, रखी हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है और सीधा आरोप लगा रहे हैं कमलनाथ की मुरैना के एसपी जो हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मतलब छोटी मोटी बात नहीं है, आरोप बहुत बड़ा है और आखिर क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है। लेकिन जो बातें वहां से आ रही हैं छन छन कर, वो यही कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ फाइट दे रही है, चूंकि सरकार में छीनी हुई सरकार ही, लेकिन सरकार में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और जब वो वोट देने के लिए जा रहे थे उससे पहले उन तस्वीरें आपने देखी कि वो पूजा पाठ करके निकले और उसके बाद वो उन्होंने पब्लिक से मुखातिब होते हुए मीडिया के जरिए अपनी बात रखी और बात में उन्होंने लाडली बहना को सबसे पहले याद किया। एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान की बाइट को सुनाना चाहता हूं और उसके बाद इसके बारे में भी जरा डॉक्टर राकेश पाठक जी से चर्चा करना चाहूंगा कि यहाँ कैसे बीजेपी को लाडली बहना पर ज्यादा यकीन है और ये यकीन जायज है या इस यकीन में अब कहीं ना कहीं सेंधमारी हो चुकी है। जरा आपसे समझूंगा कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन पहले जरा सुनते हैं कि यहाँ लाडली बहना पर कितना भरोसा कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। सुनिए। सर, आज वो दिन है जिसका बेसब्री से इंतजार था, सब मतदान करने वाले हैं, उसके बारे में पहले किस तरीके से विस्तार से बाद में वोट डालने के बाद करूंगा, लेकिन असीम उत्साह है, सब जगह उत्साह है, लाडली बहनाओं का प्रेम मिल रहा है, बेटे बेटी बुजुर्ग नौजवान असीम स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। लाडली बहना तो सुन रहे थे आप डॉक्टर राकेश पाठक जी, यहाँ लाडली बहना पर इतना भरोसा कैसे है और क्या लाडली बहना नैया पार लगाएंगी? देखिए, स्वाभाविक है कि शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के कठिन चुनावी समर में फंसे हुए हैं, वे खुद भी जानते हैं पिछले 6 महीने या 1 साल से उन्हें जो फीडबैक मिल रहे होंगे कि सत्ता विरोधी रुझान है इस बार मध्य प्रदेश में। तो चुनावी नैया को पार करने के लिए, इस वैतरणी को पार लगाने के लिए उन्होंने बहनों का हाथ थामा है। लेकिन लाडली बहना योजना सचमुच में कितनी कारगर साबित होगी ये चुनाव परिणाम के समय पता लगेगा। बीजेपी लेकिन उसे एकमात्र संजीवनी मानकर चल रही है, शिवराज सिंह चौहान भी उसे ऐसा ही मानकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसी घोषणाएं कमलनाथ और कांग्रेस ने भी कर रखी हैं, उनके वचन पत्र में भी वो सब चीजें हैं। देखना यह होगा कि इस योजना को लेकर 2 तरह के प्रचार किए गए। एक तो ये कि हम 3000 तक ले जाएंगे, यानी बीजेपी कह रही है अभी 1000 दिए, फिर 1200 दूंगा, फिर 1500 दूंगा। ये रैंप वॉक करते हुए, कैट वॉक करते हुए शिवराज सिंह बताते रहे हैं। लेकिन जो जेपी नड्डा जी ने एक वचन पत्र जारी किया उसमें 3000 तक इस योजना को ले जाने का कोई उल्लेख नहीं है जी। जैसे 5 किलो अनाज की बात नरेंद्र मोदी जी ने तो शायद दीपक पाचपोर जी आपके राज्य में कह दी कि 5 साल दिए जाएंगे। सच्चाई यह है कि जो सरकारी उसका अधिसूचना जारी हुई है, अधिसूचना उसकी 1 साल के लिए हुई है। इसी तरह से कमलनाथ और कांग्रेस ने जब वादा कर दिया तो 1500 देंगे, तो इन लोगों ने ये कहना शुरू किया बीजेपी ने कि कांग्रेस आएगी तो ये लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी। तो प्रचार और दुष्प्रचार के बीच की असली लड़ाई है। मुझे कम से कम ऐसा नहीं लगता कि ऐन वक्त पर कोई योजना लागू करने से चुनाव जीते जा सकते हैं, क्योंकि एक योजना पिछले 18 साल की, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रल करने में सफल नहीं होती दिख रही। बहुत और अन्य कारण हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार एक बड़ा कारण है, बेरोजगारी बड़ा कारण है, सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये सारे विषय पलड़े में एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर आप लाडली बहना को मानेंगे तो वो बैलेंस करने लायक वजन नहीं है उस योजना में भी। फिर भी देखना होगा, बीजेपी का तो भरोसा उसी अकेली योजना पर है। उसे लग रहा है सब चीजों का काट उससे हो जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर के वायरल वीडियो का काट भी हो जाएगा। दल बदल के बाद बीजेपी में आए सिंधिया समर्थकों के आने से पार्टी का जो कार्यकर्ता संतुष्ट है, जो घर बैठा हुआ था अभी तक,
उसका संतोष भी इस एक योजना से न्यूट्रल हो जाएगा। कम से कम मुझे ऐसा नहीं लगता राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात कि भरोसा कायम कैसे करे बीजेपी, अपनी बातों को कैसे जनता तक ये इस ढंग से पहुंचाए कि आप मेरी बात, जो वादे हम कर रहे हैं वो भरोसा करने लायक है। और आप आज कह रहे हैं कि 3,000 रुपये तक हम लाडली बहना का ये जो रकम है वो पहुंचाएंगे, लेकिन इस पर कैसे भरोसा करें? आप अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र जो भी नाम रखते हैं, उसमें आप जब इसका जिक्र नहीं करते तो फिर कैसे लोग भरोसा करें? तो बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब धीरे धीरे आपके सामने होगा जैसे ही सरकार बनेगी। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी अपनी बातों का जवाब देगी, और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस पर कितना भरोसा करे ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन कर्नाटक हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, इन जगहों पे हमने देखा कि जो बातें की गई हैं उन बातों को और भरोसा दिलाने के लिए उसको अमल में भी लाया गया है। लेकिन आज जब चुनाव है तो मतदान करने के लिए आप जब जा रहे हैं, वोट डालने के लिए जा रहे हैं, तो अपनी सरकार चुनिए और उस सरकार को चुनिए जो जहां स्टेबिलिटी हो और जहां भरोसा किया जाए, भरोसा जिस पर कायम रख पाए आप, क्योंकि ये सरकार आपकी होती है। ये भले अलग बात है कि आज आपके आगे नतमस्तक रहते हैं ये नेता, ये प्रत्याशी, और कल को जब ये आप इनको उस जगह पर, उस कुर्सी पर बैठा देते हैं तो फिर आपकी तरफ देखते भी नहीं हैं और अपने आप को ब्रह्म समझने लगते हैं, अपने आप को राजा समझने लगते हैं, उससे नीचे देखते ही नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर हम चर्चा जो कर रहे हैं वो चुनाव की कर रहे हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। आपको एक बार फिर से बता दूं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर थोड़ी सी चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन? सिंधिया साहब हैं क्या? जब ये सवाल सिंधिया से ही पूछा गया तो क्या जवाब देते हैं, सुनिए जरा। मैंने पहले से ही कहा है मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था ना आज हूँ। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। कुर्सी का रेस कांग्रेस की है। ये रेस कुर्सी का नहीं है। मैं मुख्यमंत्री सीएम पद का दावेदार नहीं हूं। मुझसे ये सवाल 2013 में पूछा गया, ये सवाल 2018 में पूछा गया और मुझसे ये सवाल 2023 में, मतलब अभी आप लोग पूछ रहे हैं। 13 और 18 का जब ये जिक्र कर रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी, तब शायद इनके जहन में भी आ रहा होगा कि शायद उस समय मैं रेस में रहूं ना रहूं, लेकिन दिल के किसी कोने में ये तो रखा ही था कि मैं ही बनूंगा। और 2018 में आप 2019 में जो आप बगावत करके जाते हैं, 20 में सरकार गिरवा देते हैं ऐन कोरोना के वक्त, जिस समय देश जो है एक अलग आफत की तरफ बढ़ रहा था, उस समय आप मध्य प्रदेश की सरकार गिरवा देते हैं। मुझे जहां तक ध्यान है कि 25 तारीख को सरकार वहां बनती है, 25 मार्च को सरकार बनती है और 27 तारीख से देश में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। 23 तारीख को एक प्रधानमंत्री उससे पहले एक अपील करते हैं और एक दिन का लॉकडाउन होता है, उसका नाम कुछ और होता है। लेकिन अब 2020 से 2023 के बीच क्या बहुत कुछ बदल गया है? 2020 में पूछा जाएगा इन्हीं साहब से कि 2020 में आपने सरकार क्यों गिरवाई। इनसे ये पूछा जा सकता है ना कि भाई आप तो मुख्यमंत्री तब भी बनना चाहते थे, कमलनाथ के साथ आप क्यों नहीं रहना चाहते थे? ये सवाल तो पूछ सकते हैं ना डॉक्टर राकेश पाठक जी। राजीव जी, ये आज के दिन का चुटकुला है। राजनीति में मनोरंजन चलते रहना चाहिए। मनोरंजन की अकेली जिम्मेदारी मानने के ऊपर नहीं है, कुछ और लोगों को भी सहयोग करना होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान को मैं 2018 के दिसंबर महीने के गुनगुनी सर्दी में 27 सफदरजंग पर बिछे हुए एक फर्श की तरफ ले जाना चाहता हूं। संभवतः 11 दिसंबर को मतगणना हुई थी, कांग्रेस की सरकार बनना तय थी, 114 सीटें आई थी, शिवराज सिंह इस्तीफा दे चुके थे। उसके दूसरे दिन राजीव जी 27 सफदरजंग जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का आवास था, बीच में लोकसभा चुनाव हारने के कारण उन्हें खाली करना पड़ा था, उस आवास के सामने फर्श बिछाकर
ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर, गोविंद राजपूत, तुलसी सिलावट, इमरती देवी, रविराज सिंह कंसाना, रणवीर जाटव आदि इत्यादि, कुल मिलाकर 10-11 विधायक धरने पर बैठे थे। धरने पर बैठकर, फर्श पर बैठकर नारे लगा रहे थे, हमारा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाओ। कांग्रेस आला कमान को मांग भेजी गई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। जी। 2 दिन तक लगातार वो प्रहसन चला था। श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया उस वक्त आवास में भीतर ही थे। एक आध बार निकलकर भी गए होंगे तो उनको दिख रहा था कि उनके दरवाजे पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जा रही है। कांग्रेस आला कमान ने उसके बाद विधायक दल के भीतर रायशुमारी कराई, पर्यवेक्षक आए। स्वाभाविक है 114 लोगों में जिसके साथ 100 विधायक थे वो मुख्यमंत्री बना, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए। 2 दिन तक लगातार सारी कोशिशों के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्यमंत्री बनने के समर्थन में 12-14 से ज्यादा विधायक वहां नहीं जुटे थे, मुझे आज भी याद है। ऐसे में आज की तारीख में सिंधिया जी का ये कहना कि वे मुख्यमंत्री बनने की रेस में न 13 में थे, न 18 में है, न आज है। हम सब जानते हैं वे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। 2018 के चुनाव में वे चुनाव अभियान समिति के संयोजक थे। मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना कतई अनुचित नहीं है। जो भी व्यक्ति राजनीति में है उसे मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना चाहिए। मैं तो राजनीति में नहीं हूं, लेकिन मैं भी सपना देखता हूं कभी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊं। तो उनका यह कहना कि वे तब भी रेस में नहीं थे, आज भी रेस में नहीं है, सिरे से खारिज करने वाला बयान है। 2019 में जब वे लोकसभा चुनाव हार गए अपने ही सहयोगी से, तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उसके बाद जो उनकी डील हुई थी उसमें शायद उस सौदे में मुख्यमंत्री बनना नहीं शामिल था, इसलिए वे मुख्यमंत्री नहीं बने। उनके सौदे में शामिल था राज्यसभा में ले जाया जाएगा, केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, बना दिए गए। अब भारतीय जनता पार्टी में वे स्टार प्रचारकों की सूची में 13वें या 11वें नंबर पर होते हैं। मध्य प्रदेश में ही बीजेपी के नेताओं में उनकी गिनती किस नंबर पर आती है आप देख सकते हैं। जब वे कांग्रेस में थे तो राष्ट्रीय स्तर पर 3रे नंबर के नेता थे। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया। आज की तारीख में तो प्रदेश स्तर में बीजेपी में उनका 1 दर्जन लोगों में नाम नहीं आता। तो वे मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है, ऐसा उनका कहना स्वाभाविक है और हर नेता कहता है। इसे भी मैं अनुचित नहीं मानता। जब तक व्यक्ति बन न जाए तब तक वो यही कहता रहता है हम रेस में नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसकी तरफ से घोषित है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सार्वजनिक सभाओं में कह रहे हैं कमलनाथ जी आप मुख्यमंत्री बन जाए तो ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। वहां दौड़ में कोई वैसे भी शामिल नहीं है। सिंधिया जी शायद इसलिए भी नहीं कह पा रहे होंगे कि शिवराज सिंह के होते हुए पार्टी ने खुद ही 8-9 प्रत्याशी घोषित कर दिए मुख्यमंत्री पद के। 7 सांसद, 1 राष्ट्रीय महासचिव, शिवराज सिंह चौहान के अपने मंत्रिमंडल के सदस्य गोपाल भार्गव, तो 8-9 लोग पहले ही उस दौड़ में मैराथन में लगे हुए हैं। तो सिंधिया जी ने चाहा होगा कि अभी रहने दें, 3 दिसंबर को जो परिणाम निकलेगा तो हो सकता है अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी उन्हें सीधे पैराशूट प्रत्याशी बनाकर मुख्यमंत्री बना दें। राजनीति में कुछ भी संभव है राजीव जी। हो सकता है वो 3 दिसंबर को बहुमत आने पर मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन उससे पहले बहुमत का इंतजार तो करना होगा, सबको करना होगा। कमलनाथ को भी इंतजार करना पड़ेगा 3 दिसंबर की शाम तक का। तो फिलहाल आज का एक आनंद लीजिए उनके इस बयान को कि वे मुख्यमंत्री बनने की रेस में नहीं है। जी मुख्यमंत्री बनने की रेस में नहीं है। और अगर इस रेस की बात आएगी तो सबसे पहले नंबर पर, पहली फहरिस्त में वही नजर आएंगे, ये भी तय है। क्योंकि उसका रिजल्ट हम लोग देख चुके हैं 2020 में। आखिर आप इस पाले से उस पाले में क्यों गए? इस सवाल का जवाब अगर पूछा जाएगा तो शायद यही जवाब होगा कि क्योंकि मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उसके अलावा उसके आगे पीछे कुछ नहीं था। लेकिन आज की तारीख में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया उस रेस से बाहर हैं? बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ कमलनाथ ने भी इससे थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुरैना की जो मैं बात कर रहा था, वहां से लेकर के बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं वर्तमान बीजेपी सरकार पर भी, और वोटरों से यानी मतदाताओं से वोट डालने की अपील भी की है। आइए जरा सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं कमलनाथ। ये कुछ ऐसी बात नहीं, कोई हत्या नहीं हुई, तो पता नहीं ये खबर कहाँ से, जब कैंडिडेट ही कह रहा है ऐसी हत्या, ऐसी बात नहीं हुई तो वो सही है। सर लेकिन अभी तक क्या नजर आ रहा है आपको? सर क्या शांतिपूर्ण तरीके से नहीं, कई बीजेपी का पूरा प्रयास, पुलिस, पैसा और प्रशासन, इनके पास यही बचा है। अब आखिरी घंटों में इसका प्रयास कर रहे हैं
कि किसी तरह कल पूरे दिन शराब बांटी है, पैसा बांटा है सबने। मुझे तो वीडियो भेजे, एक ने आके तो मुझे वीडियो कॉल करी और दिखाया कि क्या हो रहा है। सिलवानी बेगमगंज में भी एक कार्यकर्ता का सिर फाड़ दिया था, वो शराब पैसे बांटने से रोकने के लिए गया था। हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष रहा है वो बेगमगंज का। हाँ बिल्कुल, ये तो सब कर रहे हैं। देखो ये तो अब जब कोई और उपाय नहीं बचा, अभी इंदौर 1 में ये झगड़ा फसाद थाने में किया, मैंने अभी कमिश्नर से बात करी है। जो एसपी मुरैना है वो बीजेपी कार्यकर्ता की, मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। सर बीडी शर्मा कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस गुंडागर्दी कर रही है और क्या मतलब ये अब कहें क्या, मैं तो कह रहा हूँ अब उनके पास कहने लायक कुछ बचा नहीं, तो अब आ गई कांग्रेस की गुंडागर्दी। कोई एक उदाहरण है जहाँ कांग्रेस की गुंडागर्दी है? सर कई जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टरों से आपकी बात हुई है? बहुत सारों से हुई, कल से हो रही है। कंप्लेन की थी सुर्खी के लिए आपसे? हाँ, मैंने कलेक्टर से बात करी, एसपी से बात करी, सबसे बात करी। वो मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं हम बिल्कुल सही है, तब मैं चेक करता हूँ। सर चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है, मगर नरोत्तम जी कह रहा है कि कांग्रेस यदि जीतती है या वोट आम जनता डालते कांग्रेस को तो खुशी पाकिस्तान को होगी। ये देखिए, नरोत्तम मिश्रा खुद जीत ले पहले, तब वो पाकिस्तान की बात करें। उनकी हालत क्या है ये पता चलाइए। सर सीएम शिवराज ने आगे का रोड मैप बताया है कि कैसे समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएंगे, उसका रोड मैप भी उन्होंने तैयार कर लिया है। वो एक तरीके से बता रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में रहने वाली है। मैं देखूंगा कौन सा रोड मैप है, अगर उनका रोड मैप विकसित से करें समृद्ध मध्य प्रदेश। देखिए, समृद्ध मध्य प्रदेश कहें क्या, ये शिवराज सिंह की तो तारीफ करते नहीं। शिवराज सिंह का चेहरा बनाने, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने में शर्मा रहे, और अभी तक शर्माया। अभी तो बड़े ताज्जुब की बात है कि किसी का नाम नहीं ले सकते, नाम लेना छोड़िए, इनकार कर देते हैं, कहते हैं हम चुनाव के बाद तय करेंगे। शिवराज जी आज सुबह से ही लाडली बहनों के बीच में हैं, तिलक करवा रहे हैं, मिल रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब कलाकार हैं, कोई ना कोई एक्टिंग करेंगे, कोई ना कोई कलाकार करेंगे, कलाकारी करेंगे, और अब बेरोजगार नहीं होंगे कि इसके बाद ये एक्टिंग करने बम्बई जाएंगे, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। सर बीजेपी ये कह रही है कि लाडली बहना भारी तादाद में वोट कर रही है बीजेपी। हम देख लेंगे ना 3 तारीख को। 3 तारीख को भी आप मुझे मिलेंगे, ठीक है? सर बीडी शर्मा जी कह रहा है सर क्लीन बोल्ड होगा कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के पुत्र। सर क्या? सर बीडी शर्मा जी कह रहा है कि क्लीन बोल्ड होगा कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के बेटे। अब देखिए, ये तो 3 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, कौन क्लीन बोल्ड हुआ, कौन रन आउट हुआ, सब बात सामने आ जाएगी। जेपी नड्डा कह रहे हैं, सर जेपी नड्डा कह रहे हैं कांग्रेस को सिर्फ सत्ता से प्यार है, ना धर्म से प्यार है, ना राम से प्यार है। ये चुनाव सत्ता का चुनाव नहीं है, सच्चाई का चुनाव है, और अंत में सच्चाई की जीत होगी। कांग्रेस पार्टी कितनी आएगी सर? मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ, ना मैं बीडी शर्मा हूँ। ये कहना कितनी सीटें, ये मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे कितनी सीटें आएंगी। सर एक आखिरी सवाल है, नए भोपाल में कई बूथों पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स नहीं है, क्या आप अभी बात करेंगे? मुझे ऐसी जानकारी नहीं है, पर पूरे प्रदेश में मुझे जो जानकारी होगी, खास करके जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या स्थिति है। सब बड़े खुश हैं, सब बड़े जोश में। सर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल जी तो 150 का दावा कर रहे हैं, आप इसको मानते हैं? आप मैंने कहा मैं कोई दावा नहीं कर रहा, मेरा बस एक ही दावा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता सच्चाई का साथ देंगे, अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। चलिए, बहुत हो गया। तो ये थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री